वालेकुम जी। मैं आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप बता यस। दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी। टुडेज टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो जो कंपोनेंट है एचआर का, जिसने एचआर को और बहुत सारे प्रोसेसेस को बिल्कुल चेंज कर दिया ना। दैट इज एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईआरपी सिस्टम, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न एचआर में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर है, चल रही हैं, इन प्रोसेस में। और जो हमारा इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कलोड है वो कम हो चुका है। लेबोरियस वर्क जो था वो मिनिमाइज हो चुका है। तो स्ट्रेटेजिकली हमें डिसीजन करने में, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर फोकस करने में हमें इजी हो जाता है कि हम उस पर फोकस कर सकें, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे कि एचआर के अंदर डिजिटलाइजेशन किस तरह से इवॉल्व हुई है। एआरपी सिस्टम कौन कौन से इम्प्लीमेंट हुए हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं। अगर एआरपी सिस्टम अगर आप इम्प्लीमेंट करने चले जा रहे हैं तो फिर आपको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लर्निंग। तो देखिए कि हम कैसे इसको, जो ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन है, किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ डिजिटली, और उसका इम्पैक्ट क्या आया हमारी जिंदगियों के ऊपर, हमारी वर्किंग के ऊपर, राइट। ग्रेट। सही। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ईआरपी सिस्टम है क्या चीज और इसकी वैल्यू क्या है। सिर्फ एचआर तक रेलेवेंट नहीं है, फाइनेंस के अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर, कस्टमर सर्विस के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सप्लाई चेन के हवाले से, सब जगहों पे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें आप, तो हर हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो ईआरपी सिस्टम है वो इम्प्लीमेंटेड हुआ है। और यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया है या हो रहा है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कुछ अर्से बाद, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी सिस्टम के बगैर रहे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने जो टॉप के ईआरपी सिस्टम है जैसे सैप है, ओरेकल है, वहां से उसके लाइसेंस ले लेती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इस लाइसेंस को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो फिर लोकल मार्केट से वेंडर को इंगेज करके वो वो लेती हैं ईआरपी सिस्टम। नहीं, मेरे पास नहीं। ईआरपी सिस्टम लेती हैं ताकि वो उसको फिर यूज कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हवाले से। तो अगर जितने भी फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वहाँ पे ईआरपी का एक यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जब ईआरपी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े टॉप ब्रांड हैं वो भी आपको नजर आएंगे, और लोकली ऑर्गेनाइजेशन अपना भी डेवलप करती हैं वो भी आपको नजर आएंगे, तो जो कि हम यूज भी करते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, सस्टेन करती है, तो वैसे ही वो जो ग्लोबली ऑथेंटिक ईआरपी सिस्टम है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ जाती है, राइट। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंडेबल, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे, राइट। तो देखते हैं कि ईआरपी सिस्टम करता क्या है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जो कि हमारे एचआर के फंक्शंस को और दूसरे फंक्शंस को डिजिटलाइज कर देता है, राइट। उसका रोल क्या है। ईआरपी सिस्टम ब्रिजेस डिपार्टमेंट, centralizing data and optimizing operations. For HR, they digitalize processes like payroll, benefits, administration, compliance, and talent management, boosting efficiency and providing insight into the workforce. ERP create a single source of truth across HR and the business. देखिए कितनी चीजें जो आसान हो गई ईआरपी की वजह से ना। और कितना ही डाटा जो हम इकट्ठा करते थे पहले, संभालते थे अपने पास, या उसको प्रिजर्व करने के चक्कर में रहते थे, तो अब उसको प्रिजर्व करना इजी है, उस तक एक्सेस होना इजी है। और इससे पहले क्या होता था, आप किसी भी सिटी में हैं, आपकी एक्सेस डाटा तक नहीं होती थी, आपको हेड ऑफिस आना पड़ता था, हेड ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ता था, कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, फिर वहां से चीजें आपकी तरफ थ्रू होती थी और आपको बाय मेल या किसी तरह से भी जाती थी, आप उसको यूज करते थे। लेकिन अभी सिस्टम डिजिटलाइज हुआ है, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, आप इंटीग्रेटेड हुए हुए हैं, सिस्टम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आपकी एक्सेस उस डाटा तक इजीली पहुंच सकती है थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है जी।
फाइनेंस है, पेरोल है। अब आपको ये नहीं करना कि आपने कि वो अटेंडेंस को मार्क करना है, अटेंडेंस को जमा करना है, देखना है कि अटेंडेंस कितने लोगों की है। मंथ अंत पे जाके जब पेरोल बनाना है तो तब जाके काउंट करना है जी कितने लोगों की कितनी अटेंडेंस थी ना, लेट कमर्स हैं, जो भी है इस तरह की चीजें। अब ऐसे सिस्टम है जो आपकी टाइम, जो अटेंडेंस मशीन है उससे भी इंटीग्रेटेड हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही आप अटेंडेंस लगाते हैं ईआरपी के अंदर वो चीजें फैक्टर इन हो जाती है। ठीक है, तो अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि जी मेरी अटेंडेंस देर से लगी है, मेरे तो ओवर टाइम खत्म हो गया, या मुझे मेरे पैसे कट गए। ठीक है, और मैं तो छुट्टी पे था, मेरी तो लीव थी, मेरी तो छुट्टियां इतनी बचती थी। तो ये सारी चीजें अब पहले से जो कम्प्लेक्स चीजें होती थी वो पहले से आसान हो गई हैं। इसके अंदर अब हम देखेंगे कि इस ईआरपी सिस्टम के अंदर और कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो गए जिन्होंने हमारा जो काम है वो आसान कर दिया, हमारी फंक्शनिंग को इजी कर दिया, राइट। अब देखते हैं कि एचआर के अंदर जो ईआरपी सिस्टम है इसके बेनिफिट क्या है। आपको बहुत सी चीजें रेपिटेटिव मिलेंगी, मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रेजेंटेशन डेवलप की है, आप यूज कीजिएगा। हमारा तो ये 2 आवर का सेशन है, लेकिन इस 2 आवर के सेशन के अलावा भी कभी भी आपको जरूरत पड़े, आपको फील हो कि आप आपको कुछ अंडरस्टैंड करना समझना, तो आप इस प्रेजेंटेशन को कंसल्ट कर लीजिएगा और इसको यूज कर लीजिएगा, राइट। तो देखते हैं कि जो ईआरपी और इसमें बहुत सी चीजें होंगी जो डिफरेंट तरीकों से रिपीटेटिव वे में डिस्कस भी की जाएंगी, ताकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ईआरपी का फायदा क्या है, मतलब कि डिजिटलाइजेशन का क्या फायदा है एचआर के अंदर। अब जो डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इम्प्रूव एफिशिएंसी। ईआरपी सिस्टम streamline HR processes like payroll, benefit management, recruitment, etc., leading to significant time saving। ठीक है जी, आपको लेबोरियस वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको पेरोल के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जी। आप पेरोल बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, पूरा पूरा 2 2 3 3 दिन लगा रहे हैं। बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 6 7 डेज और लास्ट वीक लोग पेरोल पे लगा रहे होते हैं। पेरोल जैसा क्लरिकल काम जो है ना उस पर लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एनर्जी स्पेंड कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, ऑन बोर्डिंग जब करते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सारा फसल होता है, उसमें भी नहीं जाना पड़ेगा, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट, कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, लेबोरियस काम जो है आपके इजी हो जाएंगे। आपको इस चीज का इस बात की आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप स्ट्रेटेजिक काम करें। दूसरा बेनिफिट क्या है, बेटर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिटिक्स जो है वो आप बेस्ट वे में कर सकते हैं। ईआरपी प्रोवाइड इंसाइटफुल एनालिटिक्स ऑन की एचआर मैट्रिक्स लाइक एट्रिशन रेट, ट्रेनिंग कॉस्ट, हायरिंग परफॉर्मेंस, एटसेट्रा, राइट। तो देखिए पहले क्या होता था जी, आप इनमें से किसी एक चीज को उठा लें, किसी एचआर के कंपोनेंट को उठा लें, जो उसका डाटा आपको इकट्ठा करना था, उसको डाटा को एनालिसिस करना था, तो कितने ही कहाँ कहाँ से आपको लेके आना पड़ता था। आप एक्सेल की शीट्स बनाते थे, आप फाइल निकालते थे, और फिर पता नहीं किस किस पर्सपेक्टिव में आप डिफरेंट एंगल से उनको देखते थे, मैनुअली काम करते थे, उसमें आपको कितना टाइम लग जाता था। अभी आपकी फिंगर टिप के ऊपर है, आपका एक्सेस है, आपके रोल के हिसाब से जो भी आपकी एक्सेस है सिस्टम के ऊपर, उस एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए अपने रोल के हिसाब से अपनी एक्सेस को यूज करते हुए कोई भी डाटा निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं जी हायरिंग कॉस्ट क्या है, आप निकाल सकते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, कितना टाइम स्पेंड हुआ है, आप निकाल सकते हैं इस डाटा से। ये एनालिसिस निकाल सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं कि जी आपने लोगों के यानी टर्नओवर कितना जा रहा है, लोग छोड़ के कितने जा रहे हैं। ठीक है, और आप किसी पोजीशन को जब हायर करने की तरफ जा रहे होते हैं तो आप कितनी जल्दी उस पोजीशन को हायर कर देते हैं, आपके पास सक्सेशन प्लानिंग में कितने लोग मौजूद हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना इजी कर दिया है आपके काम को। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर, विद इन 15 to 10 मिनट्स के ऊपर अपने एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं, जो क्या जो पहले कंसेप्ट में भी नहीं था, राइट। और रिपोर्टिंग को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। ठीक है, ये रिपोर्टिंग के अंदर एम्बिग्विटी होती थी, इबहम होते थे, क्लैरिटी नहीं होती थी, वो सारी की सारी अब होगी। जो कुछ भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, बीइंग एन एचआर ऑफिसर, एचआर एग्जीक्यूटिव, और कोई भी किसी भी जगह पर पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री कोई भी किसी किस्म की भी रिपोर्टिंग हो रही है, सेल्स वाले अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
फील्ड फोर्स वाले अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सप्लाई चेन वाले अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके सामने उनकी टाइमलाइन भी आ जाएगी, उनकी डेडलाइन भी आ जाएंगी, ये सब चीज़ें आपकी एक्सेस में आ जाएंगी। लेकिन कस्टमाइज्ड रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी, डैशबोर्ड आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप के सामने जो एचआर के जितने भी फंक्शंस हैं, केपीआई आपने बनाए हुए हैं या बनवाए हुए हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलके, सब आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होके आ जाएंगे। तो आपके लिए इजी है कि डिसीजन मेकिंग आप कर सकें, या कहीं भी आपने कोई डायरेक्शन देनी है वो डायरेक्शन आप दे सकें। ये नहीं है कि ईयर एंड पे जाके आपने देखेंगे मैनुअली चीज़ों को निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो यार अभी तो बड़ी डेविएशन हो चुकी है, जिस तरफ जाना था, जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन से बहुत दूर हट के जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, आपकी हर वक्त एक्सेस में ये चीज़ें रहेंगी। तो आपके पास हाई फाई किस्म की रिपोर्टिंग आ जाएगी, जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी आपको ये डाटा जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, राइट। यूनिफाइड एचआर सिस्टम है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी आप कंसोलिडेट्स ऑल एचआर इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय डाटा, पॉलिसीज, पेरोल इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। एरर नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी। पहले क्या होता था मैनुअली ना, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा और मैं इस एक्सपीरियंस में से गुजरा भी हूँ कि जी पेरोल बना, पेरोल बनने के बाद जी डिस्कस हो रहा है फाइनेंस वालों के साथ, अकाउंट्स वालों के साथ, और एचआर के जो भी कंपनसेशन बेनिफिट वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं, एक्सेल की शीट्स बना रहे हैं, मैनुअली बना रहे हैं, पता नहीं कितने देर देर तक बैठ के बनाते रहते हैं। उसके बावजूद भी मिस्टेक्स आ रही हैं, उसके बावजूद भी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो चीज़ें डाटा सही तरह इनपुट नहीं हो रहा। और जब एक चीज़ बाय मिस्टेक आप किसी प्लग इन कर देंगे किसी ऐसी जगह पे, तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत से दूसरे प्रोसेसेस में भी आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक ही सिस्टम, एक ही तरह का सिस्टम सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो गया। अभी भी कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, वहां पे अभी भी साइबर साइड साइमल्टेनियसली दो दो सिस्टम्स को वो चला रहे होते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली डिफरेंट, यानी एट अ टाइम डिफरेंट सिस्टम उनके चल रहे होते हैं, और वो ये जो नया वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ इसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और दूसरे जो सिस्टम है यानी कि जो पुराने सिस्टम मौजूद हैं उनके ऊपर भी लगी होती हैं। तो उनको भी डबल मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जबकि अभी हार्ड वर्क का टाइम निकल चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्किंग के ऊपर फोकस है, राइट। तो इस इस स्लाइड को देखने के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट फॉर एचआर इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, बेटर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग फॉर डाटा ड्रिवन डिसीजन। और डाटा भी आपका सेव होता है, ठीक है, आपका डाटा सेव है, और डाटा को भी एक प्रॉपर्टी समझना चाहिए जो कि पहले नहीं होता था। डिजिटलाइजेशन जब नहीं थी, एचआर ऑटोमेशन नहीं थी, या ऑटोमेशन किसी भी तरह से नहीं थी, ईआरपी सिस्टम यूज नहीं होते थे, तो डाटा आपके रजिस्टर्स में होता था, आपके अपने लैपटॉप में होता था, या फिर कहीं ना कहीं आपने सेव करके रखा होता था, और जब आप चले जाते थे या कोई छोड़ के चला जाता था ऑर्गेनाइजेशन से, तो डाटा भी फिर रिट्रीव करना इतना ईजी नहीं होता था। फिर आपको दोबारा नए आने वाले को दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ता था, नए सिरे से चीज़ों को डेवलप करना पड़ता था। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप, यानी कि आपने ईआरपी सिस्टम सिलेक्ट कैसे करना है, और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, और किस किस तरह से देखना है कि कौन, और चूज कैसे करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ईआरपी सिस्टम है। सैप बेटर है, यानी ओरेकल का बेटर है सिस्टम, पीपल सॉफ्ट बेटर है, ट्रेलो बेटर है, या ब्राइट एचआर बेटर है। यानी ये आपने डिसाइड करना है उसके फीचर एंड बेनिफिट के हवाले से, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बजट के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साइड के हिसाब से। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने देखी हैं कि क्या किस तरह से हम चूज करेंगे जी। नंबर वन पे क्या क्या, परफॉर्म रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस टू अंडरस्टैंड बिजनेस नीड, कि आपके बिजनेस की नीड क्या है। ठीक है, आपके पांच छह लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस का साइज छोटा है, तो आपने वो बहुत एक्सपेंसिव किस्म का ईआरपी सिस्टम कहीं से परचेज कर लिया, जैसे सैप परचेज कर लिया या ओरेकल परचेज कर लिया, आपकी नीड ही नहीं है, आपके बिजनेस की नीड ही नहीं है, तो वो भी जरूरी है कि उसको भी अंडरस्टैंड करें, राइट। फिर आपने सिलेक्ट करना है
जो ईआरपी अब पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में साइमल्टेनियसली एक ही वेंडर है जो कि सैप भी दे रहा है, ओरेकल भी दे रहा है, पीपलसॉफ्ट भी दे रहा है ना। तो आपने फिर वेंडर सेलेक्ट करना है कि जो वेंडर, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ईआरपी सिस्टम बनाए हुए हैं, सैप बनाया हुआ है, एटीएस के अंदर वर्क का डे बनाया हुआ है, जो भी डेवलप किया हुआ है, आगे उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर या तो खुद ऑपरेट ऑपरेट करते हैं, या उन्होंने अपने वेंडर्स को वहाँ पे यानी सिलेक्ट कर लिया और उस वेंडर्स को अथोराइज कर दिया। सोल प्रोपराइटर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि ऑल इन ऑल होली सोली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ कंट्रीज में ना। फिर आपने वेंडर सेलेक्ट करना है, ईआरपी सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐसा वेंडर सेलेक्ट करना है जो कि आपको ट्रबल शूट भी करे। कोई प्रॉब्लम अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी, ओ सॉरी यार, ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, वेंडर सिलेक्शन की बात कर रहे थे हम। तो वेंडर सिलेक्शन में आपने ऐसा वेंडर सिलेक्ट करना है कि जो आपको हमेशा 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करे, राइट। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपकी चीज़ों को सॉल्व करे, आपके मसलों को हल करे। और फिर ये वेंडर सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सफ़र करेंगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके जो लोग आपका वो ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे होंगे, जब भी वो सफ़र करेंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एचआर वालों से कांटेक्ट करेंगे कि यार आपने ये सिलेक्ट किया था, तो अब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें ऐसा वेंडर सेलेक्ट करना है जो हमें 24/7 सर्विस प्रोवाइड करे, और हमारे लिए ट्रबल शूटिंग करे अगर कोई इश्यू आता है हमारे इसमें ईआरपी सिस्टम में। नंबर 3 पे देखेंगे जी, आपने नंबर 3 पे जाके क्या करना है, उस ईआरपी सिस्टम को कस्टमाइज करना है अपनी नीड के हिसाब से। उस ईआरपी सिस्टम को कस्टमाइज करना है अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उससे आपने लेना है टेस्ट, यानी आपने उससे ट्रायल वर्जन लेना है, ट्राई करना है एक दो लोगों को या एक दो डिपार्टमेंट में आपने ट्रायल वर्जन, प्रोटोटाइप जिसको कहते हैं, वो चलाना है। जब आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई प्रोटोटाइप के बाद, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि अपने लोगों को ट्रेन करना है, अपने लोगों को समझाना है, तो सेल करना है ताकि लोग बाई करें आपकी इस आइडिया को और लोग इस चेंज की तरफ आ जाए। फिर नंबर 6 पे जो बात लिखी हुई है, आप यानी ट्रेन करने के बाद, ट्रेनिंग प्लान करने के बाद, उनको इस सिस्टम के हवाले से इसके बेनिफिट बताने के बाद, इस सिस्टम की सारी चीज़ें बताने के बाद, आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है कि उस सिस्टम को यूज करना शुरू कर देना है। अगर कोई इसके अंदर कोई लूप होल होंगे, तो वो जो आपने ट्रायल वर्जन लिया था ना, उसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि करेक्ट की जा सकती हैं। फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं एट अ टाइम, दो तीन वेंडर से डिफरेंट ईआरपी सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप कंप्लीटली जब आप उसको बना लें तो उसको फिर आप इस काबिल हो जाएं कि आप एनालिसिस कर सकें, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें ईआरपी सिस्टम को यूज करने के लिए। और उसके बाद फिर जब ट्रायल वर्जन खत्म हो जाए आपका, आपको हर तरह से आप उसको आजमा चुके हो, तो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको कंटिन्यू करें, और फिर लोगों को भी उसको उसके ऊपर ट्रेन करें। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ईआरपी को किस तरह समझते हैं, राइट। अभी देखते हैं कि जो ईआरपी के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो कि एचआर मैनेजमेंट के हवाले से, एचआर के हवाले से बात कर रहा हूँ, फाइनेंस के हवाले से भी होंगी और बाकी भी होंगी ना, देखिए एचआर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आपने परचेज करनी है। आपके पास ये ऑप्शन भी है, एज पर द नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप एक दो मॉड्यूल परचेज कर लें, ठीक है। एक दो मॉड्यूल का लाइसेंस ले लें या ओवरऑल ले लें। आप पेरोल का ले सकते हैं, ठीक है जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ले सकते हैं, पीएमएस का ले सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट का ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है जी, टैलेंट एक्विजिशन एंड सिलेक्शन की जो बात करते हैं उसका ले सकते हैं। या फिर आप जो कोर एचआर फंक्शन है कि एम्प्लॉय का डाटा मेंटेन करना है, प्रोफाइल बनाना है,
ठीक है जी, उनकी सारा कुछ अटेंडेंस वगैरह इस तरह भी ले सकते हैं, या आप ओवरऑल भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और वेंडर्स भी आपको जो ऑप्शन देते हैं वो इसी तरह की ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप चाहें तो ओवरऑल ले लें, या चाहें तो कोई एक मॉड्यूल ले लें, राइट। तो ये इजी नहीं होता लोगों को इस तरफ लेके आना। ठीक है। और इस पे लोग रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। लोग ये बात करते हैं कि वो इस तरफ उनको बार बार लेके आना पड़ता है, बार बार ट्रेन करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, तब जाके लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। और पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बड़े बड़े नाम है। ठीक है जी, जो सुनते हैं बड़े बड़े नाम, वहां पे भी बड़े चैलेंजेस आते हैं। लोग इस पे पूरी तरह किस तरह आते हैं, राइट। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चेंज, और चेंज के साथ साथ ये एक इनोवेशन भी है ना। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कौन कौन से चैलेंजेस ईआरपी को अडॉप्ट करने में हमें नजर आते हैं। सबसे पहले चेंज मैनेजमेंट। Adopting an ERP system requires significant changes to business processes which can be difficult to manage। पहले तो जिस तरह चल रहा था ना, लोगों को करना, प्रोसेस को लेके आना, डिजिटलाइजेशन के ऊपर प्रोसेसेस को लेके आना इस ईआरपी के ऊपर, ये डिफिकल्ट है। लोगों ने कन्वर्ट करना है, जो मैनुअली उन्होंने किया हुआ है उसको सारे को सर ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये भी बड़ा चैलेंज आता है। और फिर उसमें टाइम का भी बड़ा इशू आता है, और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको मैनेज करना है अपने हिसाब से ना। ठीक है। फिर एक और चैलेंज आता है डाटा माइग्रेशन। माइग्रेशन डाटा फ्रॉम लेगेसी सिस्टम इनटू अ न्यू ईआरपी कैन बी कम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। कि डाटा पूरी तरह से माइग्रेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है कि डाटा मेंटेन ही नहीं होता। जो लेगेसी सिस्टम, रवायती सिस्टम है, उसमें डाटा इस तरह मेंटेन ही नहीं होता, तब मुश्किल हो जाता है क्या। और डाटा के अंदर बड़े एरर होते हैं, उन एरर को फ्री करना होता है, एरर फ्री करना होता है, उनको ठीक करना होता है। ये भी एक चैलेंज होता है कि आपने एरर फ्री डाटा डालना है तो मशीन ना। ठीक है, जो भी आप डाटा इनपुट करेंगे उसके बेस पे उसने रिजल्ट निकाल के देना है, उसकी बेस पे आपने रिपोर्ट निकाल के देनी है सिस्टम ने। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम डाटा को जब माइग्रेट कर रहे हो तो फिर किस तरह से माइग्रेट करें। और मैंने बहुत सारे ऑफिस में देखा है जहाँ पे ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो शुरू के दिन बड़े डिफिकल्ट होते हैं डाटा माइग्रेट करने के लिए। काफी काफी दिन 24/7 लोगों को काम करना पड़ता है डेडलाइन को मीट करने के लिए। तो इस तरह से भी देखा गया है, सैटरडे संडे मंडे सब लगे होते हैं, पूरी नाइट लगी होती है, और पूरा रात, पूरी पूरी रात लोग काम कर रहे थे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यूजर ट्रेनिंग। यूजर नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन। ये जो हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीज़ हम लेके आए, जो भी प्रोसेस लेके आए, उसके ऊपर अपने लोगों को ट्रेन करें। तो ये L&D के लोगों की, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लोगों की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले लोगों की, या हमारी बीइंग एन HR प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को इक्विप कैसे करते हैं। ऐसे नहीं है कि बस दे दिया और चलाओ, ऐसा नहीं है, हमने उसको इक्विप करना है, उनको ट्रेन करना है। Customization, extensive customization of the ERP to support unique business processes can increase cost and complexity। ठीक है जी। तो ये वो नहीं है कि एक ही चीज सबको फिट आ जाए ना। हर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड डिफरेंट है। तो फिर आपने एक स्टैंडर्ड जो ईआरपी सिस्टम है उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, किस तरह से कस्टमाइज करना है अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से। ठीक है जी, अपने बिजनेस की जो कंपोनेंट हैं उनके पर्सपेक्टिव से, जो आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस कस्टमाइजेशन कोई आसान काम नहीं है, इजी नहीं है। फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग द ईआरपी विद अदर एंटरप्राइज सिस्टम कैन बी टेक्निकली चैलेंजिंग। कि आपने जो ऑलरेडी मौजूद सिस्टम है, ठीक है, कोई आपने नया ईआरपी को ले लिया, जैसे सैप ले लिया, आपका अपना लोकली मैन्युफैक्चर्ड ईआरपी था, डेवलप था, आपकी टीम ने डेवलप किया, उसको छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, सैप ले रहे हैं, या ओरेकल ले रहे हैं, पीपल सॉफ्ट ले रहे हैं, कोई और ले रहे हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बेम्बू HR है वो ले रहे हैं। तो फिर क्या करना है, आपने वहां से डेटा को उस पुराने सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टेक्निकली चैलेंज हो सकता है कि फिर आपको IT के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। डाटा खत्म भी हो सकता है, डाटा वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद टेस्टिंग, thorough testing across module integration, data and customization code is critical and time intensive। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। टेस्टिंग का फेज जब आए तो आपको फिर थॉरली टेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि जब आप टेस्टिंग कर लेंगे ना,
तो उसके बाद जब आप इस डिसीजन पे आना पड़ेगा आपको कि आपने कौन सा सिस्टम परचेज करना है, कौन सा सिस्टम लेके आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की को मैच करेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये हमने डाटा का समझ लिया, चेंज का भी समझ लिया है, यूजर ट्रेनिंग का भी समझ लिया, लेकिन एक चीज जो है कि आपका जो डिसीजन मेकर है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका जरूरी है, जो सी लेवल एग्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इस आइडिया पे सोल्ड हो, वो कन्विंस हो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीड क्या है, ठीक है जी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है ये, ठीक है। डिसीजन मेकर तो वो है, बजट तो उन्होंने अप्रूव करना है ना, जो सी सूट लीडरशिप है आपकी, सी सूट लीडरशिप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाएंगे, या और इसी तरह के चीफ एचआर ऑफिसर आ जाएंगे, या जो भी जितने भी चीफ्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि स्ट्रेटेजिकली डिसीजन करते हैं, उनका जरूरी है कि वो उनकी ओनरशिप हो, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट करें और फिर वो परचेज करने पर राजी हो, बजट इशू करें, वो कन्विंस हो इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, तो ये कन्विंस आपने करना है, ठीक है, वो इसकी वैल्यू के ऊपर, इसकी जो है ईआरपी सिस्टम जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ताकि वो उसको परचेज करें तो आपके लिए सपोर्ट हो, आपके लिए कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई चैलेंज ना हो, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अभी देखेंगे कि जो ईआरपी का सिस्टम है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बार बार हम ईआरपी यूज कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि यह है क्या चीज ना। अभी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जाके देखें तो अभी बल्कि अभी भी होना शुरू हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, बहुत सी चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करती हैं, बहुत सी ईआरपी सिस्टम है, और जो नहीं है उनको भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, राइट। फिर एडवांस्ड लेवल के एनालिसिस एनालिसिस आते हैं, एनालिटिक्स आते हैं आपके पास, ठीक है। और फिर डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए, उसकी डिपेंडेंसी किसी एक जगह पे रख से हटाने के लिए फिर एक और चीज होगी है ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन कर दी गई है कि कहीं डाटा किसी एक जगह पे मौजूद नहीं है, एक ही सर्वर पे मौजूद नहीं है, उसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर जाके सेव कर दिया गया है, ताकि और वो इंटीग्रेटेड है, तो कोई एक सर्वर किसी एक जगह से कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, गुम हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन हो कि उसको रिट्राइव कर सके, रिकवर कर सके, ये भी है। फिर एक और चीज़ इसमें आ गई है जी, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ गई है ना। देखिए जैसे अभी ये मैं ये सेशन करता हूँ तो रिकॉर्ड भी करता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं जूम की क्लाउड के ऊपर जाके रिकॉर्ड करूं, या जूम का जो सिस्टम मेरे इस लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है वहां पे इसको रिकॉर्ड करूं ना। सम टाइम इस जो सिस्टम मौजूद है मेरे पास, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे रिकॉर्डिंग की जगह खत्म हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वहां पे, क्लाउड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे भी जगह आपने ली ली होती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है ना, कुछ जीबीज के अंदर या एमबी के अंदर, तो उसके बाद फिर वहां से हो जाता है, फिर आप पुराना डाटा डिलीट करते हैं ना। तो क्लाउड में सेफ है, मैं कहीं पे भी दुनिया भर में कहीं पे भी जाऊंगा, कोई भी सिस्टम मेरे पास मौजूद होगा, मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं जाता, मैं अपना कंप्यूटर लेके नहीं जाता, मेरे पास मेरे डेस्कटॉप की एक्सेस नहीं है, तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा वहाँ लॉग इन करूंगा ऑनलाइन जाके, तो मैं उस डाटा तक अपनी एक्सेस बना लूंगा, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये भी मेरे लिए इजी है। तो ये फ्यूचर ऑफ ईआरपी का जो फ्यूचर है वो यही है कि आप हर जगह से एक्सेस कर लेंगे, ऑनलाइन भी आपकी एक्सेस होगी और ऑफलाइन भी आप उस पर काम कर सकेंगे। बहुत सारी ऐसा मौजूद हैं जो एचआर ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, कि वो ऑफलाइन भी काम करते हैं और ऑनलाइन भी काम करते हैं, और ऑफलाइन भी आप उसके ऊपर अपना डाटा करते रहते हैं, सबमिट करते रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज को सबमिट करते रहते हैं, जैसे ही वो ऑनलाइन होता है सिंक्रोनाइज होके डाटा चला जाता है उस क्लाउड के अंदर ना, ठीक है जी, सर्वर के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह की भी ऑप्शन मौजूद होती हैं जो कि यूज की जा रही होती हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फ्यूचर ऑफ ईआरपी क्या है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लिए उस सिस्टम तक एक्सेस करना इजी है। आई वॉज इन सिंगापुर, एक सेशन था ट्रेनिंग, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो मुझे वहां जाके भी हम सेम फील ही नहीं होता था कि रिपोर्टिंग के ऊपर, डाटा एंट्री करने के हवाले से,
कि हम किसी और जगह चले गए हैं, तो अब हम अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, डाटा एंट्री नहीं कर सकते। हम वहाँ बैठ के भी करते थे, क्योंकि ऑनलाइन जाते थे, या जो ऑफलाइन सिस्टम मौजूद था वहाँ डाटा एंट्री करते थे। जिस वक्त भी हम ऑनलाइन होते थे, तो खुद ब खुद जो ऐप होती थी वो सिंक्रोनाइज करके डाटा को ट्रांसफर कर देती थी क्लाउड की तरफ। तो ये एक आसान है, वरना पुराने ज़मानों में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़मानों में आपके पास आपको पूरे का पूरा एक बैग लेके जाना पड़ता था, रिपोर्ट्स लेके जानी पड़ती थी, फॉर्म लेके जाने पड़ते थे, वो जाके उनमें चीज़ें इंटर करते थे, तो बल्कि वो चीज़ें लेके नहीं जाते थे ना, एक एक्स्ट्रा बर्डन था। अभी तो आपको अपना लैपटॉप लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, अपना सिस्टम भी लेके जाने की जरूरत है। किसी भी नेट कैफे में बैठे, किसी भी जगह पे बैठ के आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से हमें फायदा हुआ है इसका, ईआरपी सिस्टम का, यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का। ईआरपी मीन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, राइट। सिस्टम फॉर एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एचआर के अंदर इनका क्या रोल है? वही जो हमने पहले बात की कि जी स्केलेबिलिटी इसकी बढ़ गई है, कस्टमाइजेशन इंक्रीज कर गई है। डिटरमिन इफ द ईआरपी सिस्टम कैन बी कस्टमाइज्ड एंड स्केल टू मीट योर स्पेसिफिक एचआर नीड्स नाउ एंड इन द फ्यूचर। तो ये इजी है कि आप अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लें, उस हिसाब से इसको डेवलप कर लें, इसको कस्टमाइज करते चले जाएं और अप स्केल करते चले जाएं। ठीक है जी। ईज ऑफ यूज की तो बात कर चुके हैं कि बड़ा आसान हो गया है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं ना आप लोग, हैं जी, लोगों को नाम जब कहते हैं तो लोगों को जरा डिफिकल्ट लगता है, यार पता नहीं क्या चीज़ हम यूज करने जा रहे हैं, लेकिन उनको समझाने में और प्रैक्टिस करने में इतना ईजी है। इवन मैंने पाकिस्तान पूरे में मुख्तलिफ ईआरपी सिस्टम जो थे वो यूज़ किए हैं, और पूरे पाकिस्तान में उसको रोल आउट किया है। तो इवन स्मॉल सिटीज से लेके बड़े बड़े शहरों से लेके सब जो वहाँ पे इसको रोल आउट किया है। और उनको बताया है, अंडरस्टैंड, ये नाम जब सुनते थे ना तो उनको लगता था शायद डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन उनको बताया कि आपको इसमें लॉग इन करना है, लॉग आउट होना है, और बस इसी तरह से डाटा एंटर करना है। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाते हैं, या कोई और चीज़ करते हैं, या कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो इतना ही ईजी है। तो ये वाकई इतना ही ईजी है जब आप यूज़ करना शुरू कर दें। इनका इसका यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से लोग इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको भी दिखना चाहिए कि आपका जो भी ईआरपी सिस्टम ले रहे हैं वो पुराने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सके। ये आपने पूछना है, बात करनी है, और पुराना डाटा सारा का सारा जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके अपने सिस्टम के अंदर, वो आप इस पर ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसफर कर सकेंगे। जो हमने वेंडर सिलेक्शन की बात की थी ना शुरू में स्टेप्स के अंदर, तो वहाँ पे आपने ये देखना है, और देखना है कस्टमर सपोर्ट कितनी है। रिसर्च द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑन गोइंग कस्टमर सपोर्ट। लोगों से पूछें जो यूज कर रहे हैं, कस्टमर फीडबैक लें आप। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आप सिलेक्ट करें किसी ईआरपी को, अपनी रिसर्च करने के बाद, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल कर रहा है। तो ये सिलेक्शन ऑफ ईआरपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि यानी कि जो ट्रेंड्स हैं इस वक्त एचआर ऑटोमेशन के अंदर हवाले से, वो क्या क्या हैं, और वो टॉप जो 10 ट्रेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके ऊपर बात करते हैं। और इसको भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है जी। नई कंपनीज हैं, कल्चर एंड पीपल डेवलपमेंट के मैनेजर्स हैं, और चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एचआर मैनेजर, विद कंपनीज बैटलिंग it out for top talent. They want to make sure their employees enjoy coming to work every day. Ease of work जो है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस वक्त आजकल के सिनेरियो में। ईज ऑफ वर्क के लोग खुशी खुशी आए, उनको ये ना फील हो गया कि वो बर्डनाइज हो जाएंगे, राइट। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि अभी इन ट्रेंड होंगे इस साल में भी, 2023 में भी और नेक्स्ट ईयर में भी ना, कि लोगों के काम करने का तरीकाकार किस तरह बदल जाएगा। ये एक सर्वे है जिसका रेफरेंस भी आगे आपको मिलेगा, राइट। 61% कंपनीज आर मॉडिफाइंग जॉब टू बेटर वर्क विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, राइट। तो लोग ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं ना, चेंज है, चेंज को ऑर्गेनाइजेशन तेजी से एक्सेप्ट कर रही हैं, तेजी से अडॉप्ट कर रही हैं, ताकि उनका जो काम करने का तरीका कार है वो इम्प्रूव कर जाए, राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ऑटोमेशन को बहुत ज्यादा लेके आ रही हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज भी परचेज कर रही हैं, राइट। 26% ऑफ कंपनीज थिंक दे यूज एचआर डाटा एनालिटिक्स इफेक्टिवली। ठीक है जी। 65% ऑफ कंपनीज थिंक दैट द एचआर टेक दे यूज
डज नॉट हेल्प देम रीच देयर गोल्स। ये भी सर्वे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो टेक्निकल टेक्निकल चीज़ों का और टेक्नोलॉजी का जो प्लग इन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझना भी ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे एचआर कंसल्टेंट को देखा है, एचआर प्रोफेशनल को मैंने देखा है, जो कि ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, इंटीग्रेट नहीं करते, तो वो फिर अल्टीमेटली उनकी जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, वो रेलेवेंट नहीं हो रहे, वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। और वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं, चेंज को तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं, कंपैरेटिवली वो रेलेवेंट ज़्यादा हैं, और वो फिर उनकी अंदर वैल्यू एडिशन भी ज्यादा हो रही है, राइट। 62% ऑफ कंपनीज आर यूजिंग ऑटोमेशन टू एलिमिनेट सिंपल एंड रिपीटेटिव टास्क। ठीक है जी, सिंपल एंड रिपीटेटिव टास्क जो है उनसे बचना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप एक काम आपने किया है पहिया हर दफा आपको दोबारा ईजाद करना है, ठीक है, हर दफा दोबारा नहीं करना। एक स्टेप आपने कर लिया है, उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है। जो भी रिपीटेटिव टास्क होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर, जितने भी रिपीटेटिव टास्क होंगे वो अल्टीमेटली ऑटोमेशन ले जाएगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगी। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, राइट। ये तो बार बार रिपीट करने वाले काम है, जिसमें एक पेरोल भी है, पेरोल भी एक रिपीटेटिव काम है, ठीक है। इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो मशीन है या रोबोट है वही लेके चलेगा इसको, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट के ऊपर भी कह रहे हैं कि वो भी मशीन से रिक्रूटमेंट होगी, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगी। 45% of recruiters think automation will make their job a lot better in the future, right? 48% of HR managers use automation and AI to help them do their job. 33% of an employee's salary is what companies will spend replacing them, right? तो ये भी एक कॉस्ट है कि उनको रिप्लेस करने के ऊपर किस तरह रिप्लेस करना है। 8% of hiring managers and recruiters says AI is most helpful in sourcing। पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कहीं भी आप ये सोच सकते हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपका रोल कम हो गया, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन कई भी लोग ये भी सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करने की वजह से, उसको अंडरस्टैंड करने की वजह से, उसको सीखने की वजह से आपकी जॉब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। तो ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश है, ये समझने की जरूरत है हम इसको कैसे समझते हैं। 78% ऑफ कैंडिडेट आर नॉट इंथुसियास्टिक अबाउट कंप्यूटर्स मेकिंग हायरिंग डिसीजन। ये है ऐसा, मशीन है ना, मशीन ने तो सिर्फ कीवर्ड के साथ मैच करना है। हम एटीएस को आगे जाके स्टडी करेंगे ना, तो वहां पे हमें अंदाजा होगा कि मशीन ने तो कीवर्ड के साथ मैच करना है, ठीक है जी। ह्यूमन तो एक अलग चीज है ना, आप लिखेंगे अपने सीवी में कि मैं नीडी हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, आई नीड दिस जॉब, तो आप बीइंग अ ह्यूमन ये सोचेंगे कि यार उसके जो भी आपने हिस्ट्री ली है। मशीन ने ये नहीं सोचना, यानी लैपटॉप ने या एटीएस सिस्टम ने, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ने ये सोचना नहीं है, ठीक है। वो उसने देखना है कि कीवर्ड से मैच करता है कि नहीं करता, उसने फिर क्या करना है, रेलेवेंट सीवीज को आपको आपके पास भिजवा देना है, इररेलेवेंट सीवीज को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। 100% of initial sourcing, screening, and matching can be automated according to the recruiters, right? 13% of HR industry professionals consider AI already becoming part of their job. लोग adopt कर ही जा रहे हैं। 7% of HR managers believe that AI or that a bot could completely do their job। ये भी एक सर्वे है, ठीक है जी। तो लोग समझते हैं कि ये इस वेबसाइट जो लिखी है यहाँ पे इसका आपको डाटा मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये लोग कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जी उनकी जॉब चली जाएगी, उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी जॉब इम्प्रूव हो गई है, अब वो उनका काम करना आसान हो गया है, ठीक है, उनके लिए अब वो डिफिकल्ट नहीं रहा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो एचआर है, जो ट्रेडिशनल एचआर है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कैसे एचआर इवॉल्व कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ, ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स इज द सेट ऑफ पीपल हु मेक अप द वर्कफोर्स of an organization, business sector, industry, or economy. A narrow concept is human capital, the knowledge and skill which the individual commands. Similar terms include manpower, labor, and personal। इसी तरह से इवॉल्व हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, किस तरह से सीखना है। ये ट्रेडिशनल जो बात हम करते हैं वो बात है। अब देखिए कि अब एचआर के अंदर एडवांसमेंट कैसे आई है। हमने ये जो सारा कुछ ईआरपी का देखा है ना, पढ़ा है, स्टडी किया है, अंडरस्टैंड किया है, करने की कोशिश की है, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसके बाद हम उसकी निटी ग्रिटी में जाएंगे
छोटी छोटी चीजों में जाएंगे और उसके बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसकी एप्लीकेशन साइड को देखेंगे कि एप्लीकेशन साइड क्या है। तो rapid advances in HR automation have enabled HR department to streamline and speed up their ways of working, automate many tasks and devote more time to people centered tasks। ठीक है जी, अब आपने वो प्रोसेसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वो रिपीटेटिव टास्क है वो मशीन कर लेगी। मशीन का मतलब कि ईआरपी कर लेगा, ईआरपी भी एक मशीन है ना। अब आपने लोगों के साथ एंगेज करना है, आपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम करना है, आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। अब एचआर मैनेजर मैनेजर से ज्यादा पीपल मैनेजर हो चुके हैं ना, राइट। पीपल ओरिएंटेड टास्क आपने करने हैं, ठीक है। लोगों की हैप्पीनेस को इंक्रीज करवाना है, लोगों की एंगेजमेंट को इंक्रीज करना है, लोगों की अटैचमेंट को, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो ये तभी आपको करेंगे जब आपको के पास ये सब काम करने के लिए टाइम होगा। आप लेबोरियस जो एचआर का रिपीटेटिव टास्क है उसी में इतने एंगेज रहते हैं कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है कि इन चीज़ों पे फोकस कर सकें। तो अब जब आपके पास टाइम आ गया, आपका जो ईआरपी है यानी जो मशीन है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो फिर अब आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, राइट। कि आप किस तरह से इस सारे सिस्टम को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, अपने वर्किंग के लिए इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। मैनी एचआर डिपार्टमेंट आर ड्राउनिंग इन administration and paperwork required for manual processing across these tasks। जो एंगेज हो जाता है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अंदर, ट्रिवियल परसोड के अंदर, छोटे छोटे कामों के हवाले से ना, ठीक है जी, या पेपर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, असल में फिर वो आपका जो क्वालिटी टाइम है वो कंज्यूम कर, वो एक्टिविटी आपका क्वालिटी क्वालिटी टाइम कंज्यूम कर देती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर जा नहीं सकते, ठीक है। आप कोई डिसीजन मेकिंग के हवाले से, कोई कल्चरली ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से या किसी चेंज के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये एक चीज है जिसने आपको आपके काम को आसान कर दी है। जितनी एडवांसमेंट हो रही है, जितनी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है एचआर के अंदर, उनकी वजह से हमारा काम पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, ठीक है जी। मैनुअल पेपर वर्क नहीं होता, प्रोसेसिंग में जितना टाइम लगता था वो नहीं हो रहा, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रिवियल परसूट जो छोटे छोटे काम है, गैर जरूरी काम, ठीक है, जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उसमें हम उलझे रहते थे। तो अब एचआर ऑटोमेशन ने हमें उस रिपीटेटिव टास्क से हमें बाहर निकाल दिया, हमारी जिंदगी आसान कर दी, राइट। वही जो बात हम करके आए हैं पहले और वे में, ठीक है जी, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि एचआर ऑटोमेशन यूजेस सॉफ्टवेयर टू डिजिटलाइज एंड ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। जो काम बार बार हो रहा है वो आप खुद नहीं करेंगे, आप इसको करने में, मशीन को करने में, राइट। इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। अब ऑनबोर्डिंग के लिए भी एक पूरा बंदा बैठा हुआ है यार, ठीक है। बैठे हुए हैं जी, दो तीन लोग एंगेज हो गए जी, बंदे ने आना है, हायर करना है, ऑनबोर्डिंग करानी है, ई इन डिजिटल ऑनबोर्डिंग कराएं उससे, ठीक है। और वो खुद ही ऑनबोर्डिंग करे, सारी चीजें वो फुलफिल करे, सारे डॉक्यूमेंट वो डालें वहाँ पे। तो आप इसको, ये भी एक लेबोरियस वर्क है कि जी ऑन बोर्डिंग भी आप करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो खुद ही इसको करना चाहिए ना, ठीक है जी। और ये जो बड़ा मुश्किल काम था पेरोल और टाइम कीपिंग, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। फैक्ट्री वगैरह में जब आप काम करते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह में, जहाँ ओवर टाइम के इश्यूज होते हैं, जहाँ पे टाइम कीपिंग का इशू होता है, वहाँ पे ये बड़े चैलेंजेस आते हैं और बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और बड़े फेवरेटिज्म इस तरह की चीजें भी चल रही होती हैं टाइम कीपिंग के हवाले से कि जी मेरा टाइम कितना था, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, मेरा ओवर टाइम इतना बनता है। तो ये भी एक लेबोरियस जो वर्क है ये भी खत्म हो गया, राइट। तो दिस फ्री HR employees to focus on more strategic tasks that are more valuable to the company. It also improves efficiency and security while reducing the potential for human error। कि आप हाथ से काम करेंगे ना, मैनुअली काम करेंगे, उसमें एरर भी बहुत से होंगे, बहुत सारी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप गलतियां बहुत सारी कर लें और गलतियां भी सिस्टम में आ जाएं, और कोई उस वक्त तो गलतियों के ऊपर देखे ही ना, लेकिन कभी एकदम से जब ऑडिट हो रहा हो, तो एनालिसिस हो रहा हो, तो पता लगे कि आपके सामने बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाए कि यार ये मैंने क्या कर दिया था ना, ठीक है। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है जब एनुअली ऑडिट हो रहे होते हैं
तो फिर क्या होता है, कोई ऐसी मिस्टेक डाटा के अंदर गलत एंट्री की होती थी जिसकी वजह से लोगों को कई कई दिन तक उसको ढूंढने में टाइम लग जाता था कि एरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, और वो कई कई रातों को फिर बैठना पड़ता था, ऑफिस में बैठ के निकालना पड़ता था। तो ये भी सिस्टम जो है कि ये इसमें ये भी एडवांटेज है ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर कि जो एरर फ्री काम होगा, बग्स नहीं होंगे इसमें। और ये बड़ी तेजी से ये इमर्ज हो रहा है ये वाला सिस्टम कि फिजिकल पेपर वर्क नहीं होगा। वरना तो मुझे याद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर किया, तो उसको फिर ऑर्गेनाइजेशन को ईआरपी के ऊपर आना था, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का सारा रिकॉर्ड, यानी कि उसमें था, पेपर्स में था, फाइल्स में था, फिजिकल फाइल में था ना। और वो उन्होंने पूरे 2-3 कमरे और हॉल्स भी, उन्होंने जब से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई थी वहाँ फाइल्स ही फाइल्स रखी हुई थी। ठीक है। और फिर उनमें से चीजें मिलती भी नहीं थी। जब कभी कोई चीज जरूरत होती थी कि ये फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो किसी बंदे को हम स्पेशली भिजवाते थे विद ड्राइवर विद कार, कि यार जाओ, जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हमारा प्लांट है, हेड ऑफिस से भिजवाते थे ना, इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो हमारा प्लांट है वहाँ पे हमने डाटा रखा हुआ है, यानी पेपर की फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में, वहां से फलानी फाइल फलाना डॉक्यूमेंट लेके आओ। वो फिर बेचारे डस्ट में जाते थे, काम करते थे और ढूंढ डांड के वो कोई चीज लेके आते थे, और अक्सर औकात वो चीज उनको मिलती भी नहीं थी ना, क्योंकि सेंसिटिविटी तो डाटा के साथ आपकी है। वहां पे तो जो लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, उनको कंसर्न नहीं है कि डाटा कितना कीमती है, फाइल कितनी कीमती है ना। तो आपके पास अपने हेड ऑफिस में या रीजनल ऑफिस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती चीजों को रखने की। तो ये भी बड़ा इशू था। तो अब तो आपको पास चाहे 100 ईयर्स पुरानी लगे सी ऑर्गेनाइजेशन की, या उससे भी पुरानी है, सारा का सारा डाटा आप सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इसकी कितनी वैल्यू है एचआर ऑटोमेशन की, और कितना टाइम सेविंग है, और कितना ही ज्यादा टाइम सेविंग के अलावा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और हमारे हमें कितना बर्डन जो हमारा है वो इसने कम किया है। अब एक और भी चीज जो आ चुकी है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एचआर के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी ऑटोमेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, बेटर कर लिया है, राइट। दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो एक स्टडी और रिसर्च के मुताबिक ऑब्सोलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना, जो रिपीटेटिव है। जो पहले भी बात की थी मैंने किसी फोरम के ऊपर, जैसे लॉयर्स हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से वेटर्स हैं, इनका प्रोफेशन कम हो जाएगा। इवन जो ड्राइवर्स हैं, यानी गाड़ियों के चलाते हैं, उनका कम हो जाएगा। इवन जो पेरोल पे काम करते हैं वो भी कम हो जाएंगे, सिर्फ पेरोल पे काम करते हैं ना। जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो सारे के सारे ये मशीन आपसे ले लेगी, राइट। Artificial intelligence, which is one of the most advanced and growing technologies today, has helped a lot in improving the HR department. ये आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आपके सामने डाटा एनालिसिस कर देगी, डाटा निकाल के देगी, टर्नओवर निकाल के देगी, और भी बहुत सारी वैल्यूज आपको निकाल के देगी। और बहुत सारी टूल्स अब मार्केट में हैं। जब से चैट जीपीटी आया ना, उसके बाद एक तेजी से ये इमर्ज हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट इमर्ज हुआ है, और बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं, और बहुत से कंसेप्ट भी चेंज हो चुके हैं, और लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कि जी इस कंपोनेंट के अंदर कि हर चीज को रेवोल्यूशनराइज कर दे, हर चीज के अंदर इनकलाब आ जाए। आप देखिए, पहले आप टैक्सी लेते थे, रेंट कार लेते थे, या कोई रिक्शा वगैरह लेते थे कहीं मूव करने के लिए। अब आप इन ड्राइव यूज करते हैं, करीम यूज करते हैं, या उबर यूज करते हैं, और आपके डोर स्टेप पे वो आ जाती है व्हीकल ना। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। एआई हैज द पोटेंशियल। तो ये सब कुछ चेंज हो चुका है, और भी चेंज होगा। ठीक है जी, और भी चेंज होगा दुनिया में। पाकिस्तान थोड़ा सा अभी पीछे है, लेकिन दुनिया में बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और आपके पूरे के पूरे घर घर के सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटेड हो चुके हैं। आप घर में आते हैं, कमांड देते हैं, घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाइंसेज हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं, राइट। टीवी चलना शुरू हो जाता है, थिएटर चलना शुरू हो जाता है, एसी चलना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये करना शुरू कर दिया है। और ऐसे टूल्स मिलते हैं दुनिया भर में, जो कि पूरे के पूरे जो आपका घर का पूरा सेटअप है, फ्रॉम A to Z, उस सब को रन करते हैं और चलाते भी हैं, राइट। तो ये अब हमें समझने की जरूरत है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा रोल हो चुका है हमारी जिंदगी में,
तो इस जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एचआर के अंदर भी अपना रोल प्ले करे। तो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं इसको, एआई को, और ये एचआर के साथ बहुत ज्यादा मैच कर चुका है, मर्ज हो चुका है। एचआर के लोग, हर हर डिपार्टमेंट के लोग इसको यूज करते हैं और डिफरेंट वे में यूज करते हैं। कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, और भी सपोर्ट लेते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, राइट। और लोगों की जो ये सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देती है, यानी कि एआई प्लस ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है जी, आप पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और चीज़ों के अंदाजे लगा सकते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में जो आप एंटिसिपेट करते हैं, उसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसको ऑप्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बिजनेस की नीड भी आपकी पूरी हो और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। तो जो एम्प्लॉय है वो भी डिफरेंट वे में जाके, आपके एम्प्लॉय है वो डिफरेंट वे में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका काम, उसकी वर्किंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रही है। तो ये हर हर एंड पे जाके काम कर रही है। जैसे सेल्स के लोग हैं, हाई नून से हमारे साथ एहतशाम है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसे सेल्स के लोग हैं तो उनके पास उनका कस्टमर सीआरएम है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम है, वो यूज करते हैं। वहाँ पे अपना सारा डाटा डालते हैं, वो डाटा आप तक पहुँचता है थ्रू सिस्टम। कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी, ये आपको सपोर्ट करता है ना, सब लोगों को सपोर्ट करता है कि वो डिजिटल मैपिंग के जरिए से और डिजिटल एक्टिविटी की वजह से वो वाकिफ हों अपने लोगों से और उनकी परफॉर्मेंस से, ताकि आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। जी तहमीना, आप कुछ बात करना चाह रही हैं प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज़ कि एचआर एआई पे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे तो एक तो ये सवाल करना है आपसे कि चूँकि अब एचआर में ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा आई है, तो उससे कौन से जो पोजीशंस है आपको लगता है वो इससे अफेक्ट होंगी? वन एंड द सेकंड वन इज़ यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज़ बूस्ट बाय एआई बेस्ड एचआर सॉल्यूशंस। तो वो सर कौन सी प्रोडक्टिविटी की, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है एग्जैक्टली और कैसे इंक्रीज हो सकती है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग एआई बेस्ड एचआर सॉल्यूशंस? वो जो गेम्स होती हैं उस तरह से बात की जा रही है जो इनिशियल इंटरव्यूज पे जो है वो दी जाती हैं किसी भी कैंडिडेट को? जी, आप एक तो वो बात कर रही है ना, वो गेमिफिकेशन की बात कर रही है ना आप, जो कि इनिशियली इंटरव्यू में करवाई जाती हैं अपने अटेंड, है ना। तो एग्जैक्टली जी सर जी, उसकी बात। तो वो तो एक 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 लेवल तक होता है, लेकिन उसके अलावा रोजमर्रा के काम है ना, जैसे आपका सेक्टर तो कौन सा सेक्टर था आपका? मेरा सर आईटी फर्म के साथ, मैं आईटी इसमें फर्म के साथ है ना। आईटी के साथ जी जुड़ी जी। हूँ। तो बहुत सारे जैसे जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं मौजूद है। आपका तो प्योर ही आईटी से रेलेवेंट काम हो गया, आपको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी एआई ना। ठीक है। तो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, अभी क्या होता था, जैसे सप्लाई चेन वाले हैं ना, अब उनके पास डाटा की एक्सेस है, डाटा की एक्सेस हर वक्त मौजूद है ना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको अभी तो इतना ज्यादा उनके रोल में आई नहीं, लेकिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, वो इससे कंटेंट डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अभी ये और ज्यादा जैसे जैसे यानी इम्प्लांट होती चली जाएगी, यूज होती जाएगी चली जाएगी, वहां से ही लोगों की प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करेगी। लोग अभी देखें, अभी पहले पूरा पूरा दो दो तीन तीन दिन लगा के लोग प्रेजेंटेशन बनाते थे या कोई भी डाटा निकालते थे ना। अभी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी, जो मीडिया की टीम है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना सकती है, और कंटेंट बनाया जा सकता है, प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। और भी बहुत से काम हैं जो कि किए जा सकते हैं। और जहाँ तक रिपीटेटिव टास्क की बात कर रही हैं आप, तो अभी आप देखें एचआर के अंदर बहुत सारे टास्क हैं जो रिपीटेटिव हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, पेरोल पेरोल जो है, वो उस पे अब वो काम करने की जरूरत नहीं है कि पूरे का पूरा रिसोर्स बैठ के सैलरीज बनाए, ओवर टाइम बनाए। ये सारा का सारा अगर आपका इंटीग्रेटेड है, तो वो रिसोर्स तो खत्म हो गया ना वहाँ पे, तो मशीन कर देगी। एक आपने फाइनल चेक करना है उसके बाद, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मशीन ने लगा दी,
ठीक है, आपका टाइम आउट मशीन ने लगा दिया, टाइम इन मशीन ने लगा दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के हवाले से ना, जहाँ पे बड़ा इश्यूज होते हैं ये वाले ना। तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि फिर वो जो लोग टाइम कीपर्स हैं बैठे हुए हैं, जो रजिस्टर्स के अंदर टाइम लगाते हैं इन और आउट होने का, वो ऑब्सलीट हो जाएंगे। वेटर्स, एचआर के हवाले से बात है, वैसे जनरली बात करें, वेटर्स जो हैं उनका प्रोफेशन ऑब्सलीट हो जाएगा। ड्राइवर्स जो हैं, अगर तो जैसे पाकिस्तान में तो अभी वो चीज़ें इंटीग्रेट नहीं हुई ना, दुनिया में ड्राइवर लेस कारें आना शुरू हो गई हैं, तो ड्राइवर की पोजीशन खत्म हो गई। और उसके अलावा लॉयर्स जो हैं उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी बहुत सी जगहों पे, कि आपको सोल्यूशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे चैट जीपीटी आप यूज़ करते हैं, या और भी बहुत सारे बॉट हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सी चीज़ों के सोल्यूशन मिल जाते हैं, केस स्टडीज मिल जाती हैं, डाटा मिल जाता है, जिसको आप अब डिपेंड करता है कि आपका चैट जीपीटी से, या उसकी जो एडवांस फॉर्म आई है और बहुत सारे बॉट आ गए हैं, गूगल बार्ड है, उससे आप जो क्वेश्चन करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन क्या है। जैसे करेंगे क्वेश्चन आप, जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होगा उतना ही ज्यादा वो उसका रिप्लाई फिर हमें मिलेगा ना। तो वो कोई यानी कि वो हतमी चीज नहीं है, लेकिन हमें क्लू मिल जाएगा, हमें उसके बाद कोई लीड मिल जाएगी कि हम उसके बाद मूव ऑन कर सकें। इवन कोडिंग भी आप जो करते हो आईटी के अंदर, तो कोडिंग भी अवेलेबल होना शुरू हुई है। आप कोडिंग भी उससे डेवलप कर सकते हैं इससे, चैट जीपीटी से, या और भी बहुत सारी ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करी जा रहे हैं, लोगों के काम को आसान करी जा रहे हैं, राइट। इवन पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का कंटेंट आप बना सकते हैं, उसको ना गाइड करेंगे जी मुझे इतनी स्लाइड्स बनानी है, मुझे इतनी प्रेजेंटेशन चाहिए, मैंने उसमें ये डिस्कस करना है, तो वो आपको बना के दे देगा, आपको प्लान बना के दे देगा, आप उसमें बताएंगे। तो ये इस तरह से सपोर्ट कर रही है जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ज़ाहिर है ये सपोर्ट ही है, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। तो अभी कई लोग, अभी भी मैंने देखे हैं बहुत से लोगों में, एचआर मीटअप्स हम करवाते हैं, उसमें जो पुरानी सोच के लोग आते हैं, जो एचआर से स्टिक है, वो जो चेंज की तरफ आना नहीं चाह रहे होते, तो वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं इसके इसकी अडॉप्शन के ऊपर ना, कि एआई को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो हम उनको बात करते हैं, समझाते हैं भाई एआई को अडॉप्ट करें, अपनी जिंदगी को आसान करें। जरूरी तो नहीं कि आप इतना ज्यादा लेबोरियस वर्क करें और टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद फिर आप वो टाइम बचाएं, टाइम को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर लगाएं, या इस तरह की और चीजों के ऊपर लगाएं। और जो सेव हो सकता है करें, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको कोई चैलेंज भी नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आप किसी ने बुक लिखनी थी, तो वो उसने कोई, मेरे साथ एक कुलीग थी, उनको एक टास्क दिया था कि उन्होंने बुक लिखनी है किसी चीज के ऊपर ना, बनानी है एक्टिविटीज के ऊपर, यानी कि जो हम टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज करते हैं, तो उन्होंने को पूरा को 15-20 दिन लगा दिए। तो लेकिन ये काम इससे ज्यादा आसानी से हो सकता था, 1-2 दिन में हो सकता था, 1-2 दिन में आप करके ज्यादा से ज्यादा उसको रिफाइन कर देते ना, तो आपके पास टाइम बच जाता। आप 14-15 डेज आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो आप उसको रिफाइन करते और उसको लगा देते। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, जो कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी वजह से, जिनमें हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी, हमारा लेबोरियस जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो हमारे फ्यूचर को भी जो भी चीजें आ रही हैं, अब धीरे चीजें चेंज हो चुकी हैं, कल्चर चेंज हो चुका है। एक छोटा सा बच्चा भी घर बैठ के उबर या करीम या इन ड्राइव बुक कर लेता है, और वो फूड पांडा से या जो भी इस तरह की और चीजें हैं वहां से चीजें मंगवा लेता है ना। ठीक है, गूगल मैप है या और भी बहुत सी चीजें हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई फाइनल चीज नहीं होती ना, खत्मी चीज नहीं है कि आप इसके ऊपर रिलाय करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप समटाइम गलत भी बताता है आपको, क्योंकि सपोज अगर आपने कोई गूगल मैप पे कोई डेस्टिनेशन लगाई, तो गूगल मैप ने आपको कह दिया आप इतने मिनट में इस जगह पे पहुंच जाएंगे। मीन वाइल वहां पे कोई प्रोसेशन आ जाएगा, ठीक है, तो वो तो गूगल मैप प्रोसेशन आ गया, कोई हर्डल आ गई उस रास्ते में रुकावट, तो फिर आप कहेंगे गूगल मैप ने गलत कहा। आपको तो गलत कह दिया उसने, आपको लगा, लेकिन आपके बाद जो आने वाले हैं वो देखेगा कि गूगल मैप असेस करेगा, यानी उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेस करेगी कि यार जो लोग भी इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको तो इतना टाइम हमने बताया, तो वो उस टाइम में नहीं पहुंचते, वहाँ इस जगह पे जाके रुक जाते हैं। ठीक है, इस जगह पे जाके रुक जाते हैं ना, तो वो क्या करेगा गूगल मैप, गूगल मैप फिर नए अगले लोगों को जो बाद में आने वाले लोग पूछेंगे,
उनको गाइड करना शुरू कर देगा जी। वो ये अभी इसमें कोई हर्डल है इस रास्ते में, तो अब अभी इस तरफ ना जाएं। वो आपको अल्टरनेटिव रूट, जो लोग अल्टरनेटिव रूट भी कौन सा होगा, आपने मोबाइल वगैरह रखे है ना सामने, अल्टरनेटिव रूट भी कौन सा होगा। लोगों ने जब वो हर्डल आई तो लोगों ने अल्टरनेटिव रूट अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो गूगल मैप देखेगा कि यार ये रैपिड, और देखेगा ये लोगों को मैंने इस तरफ डायरेक्ट किया, लोग इस तरफ जा नहीं रहे बल्कि इस तरफ मूव कर गए हैं, राइट साइड में मूव करके एक और रास्ते से जा रहे हैं, एक और वे है जहाँ से वो अडॉप्ट करके जा रहे हैं। तो गूगल मैप उसको सर्च करके बाकी लोगों को बताएगा कि आप अब इस रास्ते से जाएं। ठीक है, तो रिपीटेटिव, जब किसी भी सिटी के अंदर कोई स्ट्राइक वगैरह होती है ना, कंटिन्यूसली कोई धरने वगैरह होती हैं, या इस तरह की कोई और एक्टिविटी भी होती है ना, तो फिर वो फिर गूगल मैप, और वो जो खत्म होती है जब एक्टिविटी ना, फिर रोड जो क्लोज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो फिर गूगल मैप को ठीक होने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में और नई चीज़ों को लर्न करने में। तो गूगल मैप या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम जैसे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, जो जो एक्शन करते हैं, उनको फिर वो अपने रिकॉर्ड में लेके आ जाती है। वो फिर वो बाकी कोई उससे पूछेगा तो फिर उन्हीं में से कोई सबसे बेस्ट वे जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेगी ना। ठीक है जी। तो ये है, चैट जीपीटी से बात करें तो वो 2021 तक का डाटा आपको देती है, उससे पहले का, उसके बाद का नहीं देगी आपको ना, क्योंकि अभी उसको उसके ऊपर काम हो रहा है अभी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें सपोर्ट मिलती है, राइट, और जिनकी वजह से हम अभी, जस्ट अ मिनट में, लेट मी ऐड सिल्वीना। अच्छा, जी जी जी। अब एक और चीज है, अब आप देखिए ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज करती हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क का डे है या और भी बहुत सही है, या सक्सेस फैक्टर है जो सैप का है, वो ये यूज कर रहे होते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं जी, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते इस पैटर्न को, वो कहते हैं हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें कॉल ही नहीं आती, हमें बुलाते ही नहीं है। वो क्या कर रहे होते हैं, एक ही तरह का सीवी हर जगह पे फेंक रहे होते हैं, और वो आगे से ऑर्गेनाइजेशन ने एटीएस यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ये करता है कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वो ये कर लेता है कि उन लोगों को सिलेक्ट करता है जो कि जिनका सीवी, जो उसके अंदर कीवर्ड लगाए गए होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट में डाले होते हैं, ठीक है जी, उनसे जो मैच करता है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है। और कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बड़े टैलेंटेड थे, हमें तो कॉल ही नहीं आ रही। अब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक मशीन बैठी हुई है, जो सामने बैठी है, उसके अंदर किसी किस्म की फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, तो उसने तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है ना, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से उसने चीजों को सिलेक्ट करना है। तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि वो आप किसी पर रहम करे या किसी के ऊपर कोई, यानी कि वो हमदर्दी वाला रवैया रखे, उसके अंदर ये चीजें हैं ही नहीं। वो तो मशीन है, उसने तो अपने जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है उसके बेस पे उसने डिसाइड करना है, राइट। यहाँ लिखा हुआ जी, सॉफ्टवेयर इज रिक्रूटिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन प्रोसेस डजन और इवन हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशन in a fraction of the time it will take a recruiter or hiring manager to do the same manually। एक एक सीवी को निकाल के आप निकाल के उसकी वो कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, और वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एटीएस जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में, सेकंड में निकाल निकाल के मैच करता जाएगा। एटीएस सिस्टम यूज एल्गोरिदम टू ऑटोमेटिकली फाइंड एप्लीकेंट दैट आर द बेस्ट फिट फॉर अ जॉब पोस्टिंग। कि जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट लगाया है, जो पोस्टिंग लगाई है आपने, और जो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, और वो आपका सीवी देखेगा, आपका रिज्यूमे देखेगा, उससे मैच करती हुई हुई वो कीवर्ड उसमें मिला, उसको तो वो उसने सिलेक्ट कर लेना है आपको ना, शॉर्टलिस्ट कर देना है। अगर आपने वो कीवर्ड लगाया ही नहीं जो उस एडवर्टाइजमेंट में डाले हुए थे, ठीक है, वो तो फिर आपकी जो वो एप्लीकेशन है वो उसमें आएगी नहीं। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने जब भी करना है, यूज करना है, यानी कि अप्लाई करना है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है जहाँ पे ये सिस्टम सारे अल्टीमेटली होंगे ही होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि वहां ना हो ना। तो वहां पे फिर हम यानी एप्लीकेशन के अंदर उस जॉब एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए कीवर्ड अपने सीवी के अंदर इस तरह के यूज करें कि जो एटीएस सिस्टम है हमें सिलेक्ट कर ले, राइट। अभी देखते हैं कि जी ये भी कोई बात कि जी जो हमने डिस्कस कर ली कि जी वो कर लेगा, टाइम सेव हो जाएगा आपका, और वो लेबोरियस वर्क जो करते थे आप, वो अब नहीं करेगा। मशीन आपके सामने जो रेलेवेंट सीवीज हैं वो निकाल के दे देगी, रेलेवेंट जो वो कैंडिडेट्स हैं उनको निकाल के आपके सामने लेके आ जाएगी ना।
ये भी है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के हवाले से बेनिफिट, राइट। और फिर अब जब लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, फिर वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे एटीएस सॉफ्टवेयर कैन हेल्प टू इम्प्रूव द कैंडिडेट एक्सपीरियंस, कैरियर पेजेस कैन बी fitted with links to application, making it very easy to candidate to apply। लोगों के लिए बहुत इजी है कि वो आसानी से अप्लाई कर लें। वो बहुत आसान है कि आपने सिर्फ अपना सीवी जो डालना है, वर्ड के अंदर सीवी है, पीडीएफ के अंदर आपका रिज्यूमे है, वहीं सबसे इंफॉर्मेशन लेनी है, आपका पूरा का पूरा जो उसका प्रोफाइल है वो बना लेना है, आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज उस पर आपको एक ऑप्शन भी देगा, अक्सर देते हैं कि आप इसको देखें, रिव्यू करें, कहीं पे एडिट करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है जी। तो ये हायरिंग प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, इस तरह लोगों के लिए अप्लाई करना भी इजी है। दोनों साइड का एक्सपीरियंस जो है, हायरिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस भी बेस्ट है, और अप्लाई करने वाले का जो इसको अंडरस्टैंड कर जाए उसका भी एक्सपीरियंस जबरदस्त होता है, एक्सीलेंट होता है। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का लिए ये भी बहुत वैल्यूएबल है कि उसका टाइम सेव हो जाएगा ना, उसको वो बार बार वही लेबोरियस वर्क नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो एटीएस रोल इन एप्लीकेशन रैंकिंग, अब ये एप्लीकेशन रैंकिंग सिस्टम में वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द वेंडर, बट मोस्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यूटिलाइज कीवर्ड टू सॉर्ट एंड रैंक एप्लीकेशन और रिज्यूम। वही जो बात हमने प्रीवियस बात स्लाइड के अंदर ही वैसे बात कर रहे थे ना, कि भाई एक तरह के होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो कीवर्ड को सिलेक्ट करें। ज्यादातर जो है ना, आपकी एप्लीकेशन को रैंक करते हैं आपके कीवर्ड के हिसाब से जो मैच करते हैं, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ या उस एडवर्टाइजमेंट के साथ जो कि दी गई है वहां पे उस पोस्ट के लिए। द कीवर्ड डेट आर यूज मे बी कंट्रोल्ड बाय द हायरिंग मैनेजर और मे बी सिंक्ड अप टू job postings and historical job description information. In some cases, program may also highlight application for certain unique keywords that may distinguish one applicant from the rest। ठीक है जी। ये जो हायरिंग मैनेजर है, समटाइम उन्होंने कीवर्ड सेलेक्ट किए होते हैं, आपका जो जॉब पोस्टिंग है, एडवर्टीजमेंट है, उधर के कीवर्ड होते हैं, या उस जॉब के ऊपर उससे पहले कोई हायरिंग हुई हुई है, इससे पहले ये होती रही है, तो वहां से कोई ना कोई वर्ड वो सिलेक्ट कर लेगा। तो जॉब के लिए अप्लाई करते हुए इन फैक्टर्स को मलूज़ खातिर रखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ताकि हमारी, अगर हम अप्लाई करें तो हमारी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए ना। ठीक है, वही सारी बात जो हमने की है जी, एफिशिएंसी इंप्रूव, पहले हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पेपर वर्क नहीं होता, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गई, और ऑटोमेशन की तरफ आप आ गए। पेपरलेस एनवायरनमेंट या ग्रीन एचआर की जो बात करते हैं, वो बेसिकली अब आ चुका है, और ट्रांसपेरेंसी भी इसमें बहुत ज्यादा आ चुकी है ना, कि जैसे आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑटोमेटेड होता है, तो वो फिर रिव्यूज उसके होते हैं एनुअली बाय एनुअली, और हर महीने की परफॉर्मेंस आपके सामने नजर आ रही होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप पुराने जमानों में फैक्स होती थी, टेलेक्स होती थी, या और भी इस तरह की मिलती जुलती चीजें होती थी, या पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता था, मैनुअली जब चीजें की जाती थी। अब जबकि ये चीजें है नहीं, आपने 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, उसमें पता नहीं कितना ज्यादा डाटा सेव कर लेना। और जब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया या क्लाउड सिस्टम आ गया, तो आपने डाटा भी ऐसी जगह पे सेव करना है जहाँ पे वो बिल्कुल सेव हो जाए, कोई मसला ना हो कि जी सिस्टम क्रैश कर जाएगा आपका, अपना लैपटॉप क्रैश कर जाएगा, तो फिर वो कोई इश्यू हो जाएगा। और अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आई है, तो वो बहुत सी मल्टीपल जगहों पे उसके पैकेट सेव हो जाते हैं डाटा के ना। तो ये जो एडवांटेज है जो पहले नहीं होता था, राइट। तो यही है कि, और उसके बाद जो आपके पास डाटा आता है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो इंफॉर्मेशन आती है, जो चार्ट्स आते हैं, जो ग्राफ्स आते हैं, उसकी मदद से आपको एक्शनेबल इंसाइट्स मिल जाती है ना। आपको पता लग जाता है यार कौन से एरिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन से एरिया में कौन सी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर बात करें, कोई आपका कस्टमर का फीडबैक कैसा आ रहा है, रेपिटेटिव कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, अगर सीआरएम की बात करें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, जो कि एक ईआरपी सिस्टम है जो कि सेल्स फोर्स के साथ या मार्केटिंग के लोगों के पास होता है। फिर आप उसमें देखते हैं जी एसकेयूज, कौन सा वाला एसकेयू है जो कि वो यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट है, उसकी सेल ज्यादा हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट पे रिस्पांस कैसा आ रहा है। ठीक है जी। और जो उस जिस जिस
किस जगह की लोगों की बाइंग पावर अच्छी है, किस जगह के लोगों की बाइंग पावर वो खराब हो गई है, डेप्रिसिएट हो गई है। तो ये सारा डिसीजन आपको देता है, आपका ना ये सिस्टम देता है, एक्शनेबल इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जाके आप एक्शन ले सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, पहले ये नहीं होता था ना, ये आपको खुद ही एनालिसिस करके दिखा देगा जी कि जी अगर मिसाल के तौर पे वर्किंग आवर्स हैं वो कितने पूरे हो रहे हैं, या प्रोडक्टिविटी के हवाले से आप उसको गेज करना चाह रहे होंगे, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ट्रेनिंग के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, या प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जो आपने इंक्रीज करवा दी। ठीक है जी, तो वो इन सारों का आपके सामने एक्शनेबल इनसाइट आ जाएगी कि सपोज आपका कोई सॉफ्टवेयर है, इतने अरसे में इतना बिका था, इतना सेल हुआ था, इतने रिटर्निंग कस्टमर रहते हैं, आपका ईआरपी सिस्टम है। ठीक है, आपके इतने क्लाइंट्स जिनको आपने रीच किया, ठीक है, कितने क्लाइंट्स हैं जो कन्वर्ट हो गए, कितने क्लाइंट हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए, ये सारा का सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा ना। तो ये जिसकी मदद से आप एक्शनेबल इंसाइट, इस एक्शनेबल इंसाइट की वजह से आप डिसीजन ले सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकती हैं, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इस ईआरपी की वजह से, ईआरपी की मदद से आप यानी कि ये सपोर्ट ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। ईआरपी की जब हम बात करते हैं, यही जो बात हमने की थी जी, पहले भी बात की, कोई भी पेपर प्रिंट करें तो उसकी कॉस्ट है। और जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारे पेपर प्रिंट करने पड़ते हैं ना, तो उनको संभालना भी पड़ता है। ठीक है, उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। उसके लिए कोई जगह भी होनी चाहिए, कोई बड़ा सारा हॉल होना चाहिए, या कोई बड़ा सारा स्टोर रूम होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जो आप यूज करते हो, तो ये भी, इसकी भी एक कॉस्ट है ना। ठीक है, इसको वेस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा अननेसेसरीली आप वो प्रोड्यूस करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे या फाइल्स बना देंगे, तो उसको फिर सेव भी करना है ना, तो उसकी भी कॉस्ट जब आप को बियर करनी पड़ेगी, राइट। और उसको फिर जब अगर वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ये भी अब जो खत्म हो चुका है ये सारा कुछ, आपके पास हर डाटा जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन के ऊपर अवेलेबल है, राइट। तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप पेपर वर्क इतना ज्यादा करें, right? और फिर लोगों को, जो लोग काम कर रहे थे, जो कि लोग भी ऑटोमेशन के साथ एंगेज हैं एज अ कैंडिडेट या एज एन एम्प्लॉय, उनका एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट हो जाता है। अब मेरा लैपटॉप है तो इसमें हर चीज़ मौजूद है। मैंने जहाँ पे भी काम किया तो लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप आपको पता है, जो भी सिस्टम मौजूद है, अब हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। आप हर तरह का डाटा हर वक्त आपकी अवेलेबिलिटी के अंदर है, आपकी एक्सेस में अवेलेबल है। ठीक है जी, और आपको किसी के लिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता कि जी, पहले आपको कोई डाटा चाहिए होता था तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को से बात करते थे, उनसे लेते थे, फाइल निकलवानी होती थी, अपने ऑब्जेक्टिव निकलवाने होते थे, कुछ भी होता था तो आप कहते थे यार फलाना पेपर निकाल दो। अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ तो आपके एक्सेस में है। ठीक है, अप्रूवल आपके एक्सेस में है। आपके बॉस ने कोई भी चीज आप आपकी अप्रूव करनी है तो सिस्टम के ऊपर करनी है। ठीक है, आप उनकी अप्रूवल को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद हैं, सारी की सारी सिस्टम में मौजूद है। ये नहीं कि फाइल लेके जाएंगे और उनके पास साइन करवाएंगे, वहां से अप्रूवल मिलेगी और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे भेजेंगे, हर चीज़। अब कोई हेड ऑफिस कराची में है, रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद में है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कराची में बैठे हुए हैं, उनके सबॉर्डिनेट इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो वो क्या है कि आपने कोई अप्रूवल लेनी है, उन्होंने विद इन विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स आप समझ लो, उन्होंने अप्रूव कर देना है। जैसे ही आपने उनको सेंड किया सिस्टम के ऊपर डॉक्यूमेंट, यानी सिस्टम के ऊपर आपने सिर्फ एक बटन को प्रेस करना है, आपका जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट है आपके हायर अप तक चला जाएगा ना, जो भी उस लाइन में होंगे, उन्होंने उसी वक्त स्टडी करना है, देखना है, और उसके ऊपर डिसीजन देके आपको बता देना है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि अभी ये नहीं है कि आपको कोई रेड टेपिज्म हो या ब्यूरोक्रेटिक किस्म की चीजें हो, जिसमें आपको बहुत सी चीजों बहुत 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 दिनों तक वेट करना पड़ रहा हो, और फिर आपने अप्रूवल के लिए इंतजार करना है, फिर आपने, आपको डर लग रहा है यार बॉस के सामने ये फाइल मैं कैसे लेके जाऊं। ठीक है, ये सारा कुछ सिस्टम में मौजूद है, ऑटोमेटेड है। आपने करना है, एक बटन को प्रेस करना है, एंटर दबाना है, उस बटन को सिलेक्ट करना है, आपका डॉक्यूमेंट नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिस्टम की ना, कि जी, और जी ये, और ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है जिसने आपको बर्डनाइज नहीं किया।
किसी को भी किसी भी लेवल पे बटनाइज नहीं किया। और आपके जो इस तरह की सेटिंग कस्टमाइजेशन के हवाले से इस तरह की सेटिंग होती है इन ईआरपीज में कि आपके हायर अप ने, जो आपके बॉस हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा आपका डॉक्यूमेंट ना। ठीक है, उस हायरार्की को लेके चलते हुए, और अल्टीमेटली आपका वो टास्क अप्रूव हो जाएगा या उस टास्क के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप किसी को फाइल भेजें और वो फाइल दबा के रखे अपने पास ना टेबल के ऊपर। अल्टीमेटली ऐसे सिस्टम में मौजूद है प्रोविजन कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए भेजा ना, तो फिर उनको तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है उसमें उनके ऊपर डिसीजन लेना, अप्रूव करना है या किसी रीजन के साथ आपको वापस भेजना है। पहले ये चीजें नहीं होती थी ना। ठीक है, आप वो भेजना है, क्योंकि अगर वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली सिस्टम वो करेगा, रेड फ्लैग लगा देगा उनके ऊपर। ठीक है, ये टास्क नहीं हो रहा, और उनको बार बार रिमाइंड कराएगा कि जी आपके पास एक टास्क है, पेंडिंग टास्क है। ठीक है जी, आपका पास पेंडिंग टास्क है, उसको कंप्लीट करें और वापस जो भी उसके ऊपर एक्शन लेना है वो एक्शन लें। और वो फिर टाइम ड्यूरेशन भी आएगी कि जी ये पेंडिंग टास्क किसी ने भेजा था, अपने जो सीनियर थे उनको, मिसाल के तौर पे 14 अगस्त को भेजा था, आज फिर 30 अगस्त हो गई है, 30 अगस्त हो चुकी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि जी इतने दिनों से एक टास्क पेंडिंग है, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो फिर अल्टीमेटली हर कोई ये नहीं कर सकेगा कि डिलेइंग टेक्निक यूज करे या डिले करे, उसको देन एंड देयर डिसाइड करना है कि करना है या नहीं करना। तो ये भी एक फायदा है, राइट। इस सारे प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, राइट। एचआर ऑटोमेशन एंड रिक्रूटमेंट, अब देखते हैं कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर किस तरह सपोर्ट करती है, जो कि हमने बात की थी ना। जॉब के एडवर्टीजमेंट भी लगेगी। ठीक है, आप जॉब अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे उनके पोर्टल के ऊपर आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे एंग्रो है या ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है या कोई भी इस तरह की और चीजें हैं ना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल हैं, जैसे जैसे यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ ना, या और भी प्रॉक्टर एंड गैमल, कोई भी चीज ना, तो गेनकोल की पॉमेलिव। तो उसके ऊपर जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपने फिर अपनी अ, जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किधर है ना। ये आपके एंड पे है एज एन, यानी एज अ कैंडिडेट। दूसरा एंड कौन सा है, दूसरा एंड जो है हायरिंग मैनेजर का एंड है। वहां पे वो देख सकते हैं कि जी एटीएस ने किस किस सीवी को शॉर्टलिस्ट किया है, किस बेस पे किया है, राइट। ठीक है, वो फिर असेसमेंट कर सकते हैं, सीवी स्क्रीनिंग हो सकती है एटीएस की मदद से। ठीक है जी, और आप अपने रिस्पांस को ट्रैक कर सकते हैं। आपके सामने ये भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका सीवी देख देख चुकी हैं, आपका सीवी डाउनलोड हो चुका है, आपका सीवी व्यूड हो चुका है, ये भी रिपोर्ट कुछ सिस्टम में आ जाती है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर तो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। पूरा एक सिस्टम आ जाएगा कि अब इसके बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और फिर ये भी होता है, जैसे ही आपने अप्लाई किया ऑटोमेटेड एक ईमेल आ जाएगी आपको ना, ऑटो जनरेटेड ईमेल आ जाएगी। ठीक है जी, ऑटो जनरेटेड ईमेल आ जाएगी जो आपके अप्लाई करने को एक्नॉलेज करेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें वो क्या है, ये सपोर्ट है। और ये यानी सपोर्ट भी है, और साथ में ये इनोवेशन है एचआर ऑटोमेशन के अंदर। और फिर ट्रांसपेरेंसी भी लोगों की इंक्रीज कर जाती है जब हम ऑटोमेशन को यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर। तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि हम इसको समझे। वही जो बात की थी कि ऑनबोर्डिंग के ऊपर एक बंदा पूरे का पूरा बैठा हुआ है, वो लोगों की ऑनबोर्डिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, और पूरे का पूरा वो टाइम स्पेंड कर रहा है ऑनबोर्डिंग के ऊपर ना, टाइम स्पेंड कर रहा है, फुल फ्लैज एक दिन लगा रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि दो दो तीन तीन लोग बैठे हुए हैं जी, सिर्फ ऑन बोर्डिंग जैसा काम, इतना इजी काम। ठीक है जी, फाइल्स बढ़ा रहे हैं और वो डाटा डाल रहा है कैंडिडेट या जिसने ज्वाइन करना है उसकी अभी तो ये भी। और फिर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं आप सारा, ये सारे के सारे टूल्स हैं, यानी कि जो ऑटोमेशन वाले टूल्स हैं वो लोगों की ऑनबोर्डिंग भी कर रहे हैं, डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर रहा है। आपने एम्प्लॉय हायर किया कोयटा में, आपका हेड ऑफिस कराची में है, तो आप कराची में बैठ के ऑन बोर्डिंग करेंगे। अब बुलाएंगे नहीं कि वो आपके पास कराची में आए और आप उसकी ऑन बोर्डिंग करें, नहीं। तो फिर वो उसके अंदर चेक लिस्ट भी होगी ऑन बोर्डिंग के सिस्टम के अंदर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। अगर चेक लिस्ट पूरी नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑटोमेशन यानी ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है
वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। तो वो फिर वो जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, यानी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी, तो तब तक वो फिर वो जो जो भी आप हायर कर रहे हैं, कोई अगर उनके पास कोई लूप होल है, कोई डॉक्यूमेंट कम है या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है, वो यहाँ नहीं लग रहा, तो उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। जब तक ऑनबोर्डिंग नहीं होगी तो उनका मीटर स्टार्ट नहीं होगा, उनका पेरोल स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो अभी इसके अंदर भी ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो चुकी है ऑनबोर्डिंग के अंदर भी, और ये भी सारा का सारा मशीन ने ले लिया है। इन मशीन मतलब कि ईआरपी सिस्टम ने ले लिया है। टाइम, जो हमने पहले भी बात की, तो टाइम तो वाकई बचता है, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और ये जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं इनकी वजह से, कि आप लेबोरियस वर्क है वो ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेशन की वजह से टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। जो लेबोरियस वर्क है उससे आप निकल के, उस लेबोरियस वर्क से निकल के आप स्ट्रेटेजिक चीजों के ऊपर आ जाते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी हम अब जो इतना कुछ हमने पढ़ लिया, एक ओवरव्यू दे दिया, तो हम देखेंगे कि इस वक्त जो एचआर ऑटोमेशन के हवाले से, यानी ईआरपी सिस्टम जो इस वक्त यूज किए जा रहे हैं ग्लोबली बड़े बड़े, वो कौन कौन से सिस्टम है ना, वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये आपको इस जो स्लाइड है इसमें नजर भी आ रहे होंगे, सैप है, ओरेकल है, वर्कडे है, इनफोर है, यूनिट 4 है, ये सारे के सारे सी, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, आईएफएस का भी, ये सारे के सारे सिस्टम है जो कि इस वक्त इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं है, ये बड़े बड़े नाम हैं। इनके अलावा भी बड़ा ओरेकल एंड जो सैप है, ये इस वक्त लीड कर रहे हैं। इनका आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है जी। ये इनका आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, एक दूसरे के साथ compete करते हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर। और लेकिन कोई, ये आपने सिलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन कौन से कौन सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है ना। जो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे, जो आप प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे, आप उसके ऊपर निगोशिएट करेंगे, तो उसके बाद वही जो पहले हमने प्रोसेस डिस्कस किया था कि आपने ईआरपी सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से सिलेक्ट करना है। उसी स्टेप पे जाके फिर देखेंगे कि किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, राइट। सॉरी। अब ये बड़ा, ये सैप है, सैप मैंने भी यूज किया है, वो सी जगहों पे यूज करने का मुझे इत्तेफाक हुआ है। और दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सैप को यूज करती हैं। सैप का जो एचआर के लिए है सक्सेस फैक्टर, राइट। सैप सक्सेस फैक्टर इज अ कंप्लीट क्लाउड बेस्ड एचआर मैनेजमेंट सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन लेवरेज फॉर देयर एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। क्लाउड बेस्ड सिस्टम है सैप, इज बिल्ट, यानी कि कहीं पे भी आप होंगे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको सास यानी SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस थ्रू द क्लाउड, ठीक है। तो आपका अपना जो सिस्टम मौजूद है इसके अंदर भी नहीं है, कहीं और सेव हुआ हुआ है सबको ना। क्लाउड बेस्ड सिस्टम में इसलिए डाटा की प्रोटेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा इसमें हो सकती है ना। डाटा की प्रोटेक्शन भी किसी हवाले से भी उसका कोई इश्यू नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है ना। HR प्रोसेस कवर्ड covers key HR processes like recruitment, onboarding, performance management, लर्निंग मैनेजमेंट, कंपनसेशन वगैरह ना, ये सारी की सारी इसमें कवर होती हैं। कभी कभी आप जॉब पे अप्लाई करेंगे ना किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ कैंडिडेट, तो आपको वहाँ पे वो सीधा आपको सिस्टम सैप पे ले जाएगा, सैप सक्सेस फैक्टर के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे जाके आप फिर उसको उस पोजीशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस ये सारे के सारे सिस्टम कवर हैं। एंड टू एंड एचआर सोल्यूशन प्रोवाइड्स एन एंड टू एंड एचआर मैनेजमेंट सिस्टम एंड कवर्स द एंटायर एम्प्लॉयर लाइफ साइकिल, फिर सारे का सारा लाइफ साइकिल आ जाएगा, जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के भी साइकिल्स आ जाएंगे, और फ्रॉम हायर टू रिटायर तक हर प्रोसेस कवर आ जाएगा, ट्रेनिंग भी कवर हो जाएगी, कंपनसेशन एंड बेनिफिट भी कवर हो जाएगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। सबको ये कवर करता है। और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चाहे तो कुछ मॉड्यूल ले लें इसके, चाहे तो कंप्लीट इसका लाइसेंस ले लें, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी सिस्टम मौजूद हैं, जितने भी डिपार्टमेंट मौजूद हैं, सबकी नीड्स इससे फुलफिल होती है इस ऐप से। उसके बाद दूसरा आ जाता है जी ओरेकल HCM, ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है जी। ये भी कहाँ सपोर्ट करता है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये भी बिल्कुल मैच करते हैं, आपने दोनों को इवेलुएट करना है ना, और देखना है कि आपकी नीड किस सिस्टम से पूरी हो रही है। इंटीग्रेटेड HR, ये जितने भी ये टूल्स है ना,
यानी कि HR ऑटोमेशन की, जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। फिर कुछ एज होता है जो आप देखते हैं कि वाकई वो फिर आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उस बेस पे फिर आप डिसीजन करते हैं कि आपको कौन सा ERP सिस्टम लेना चाहिए। दुनिया में सिर्फ जो सबसे ज़्यादा चलता है वो सैप और ओरेकल ही चलते हैं, बाकी फिर उसके बाद आते हैं ना। ठीक है जी। ये ओरेकल HCM क्लाउड प्रोवाइड मॉड्यूल फॉर कोर HR, workforce management, payroll, benefits, and more in a single integrated platform, right? ये है क्लाउड बेस्ड, उसका भी सिस्टम वही है। डेटा सेव है आपका, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है ना। ठीक है जी। एनालिटिकल एंड AI कैपेबिलिटीज, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कंपोनेंट है वो इसमें प्लग इन कर दिया गया है। और एनालिसिस जो भी निकालता है वो भी आप निकाल सकते हैं। एक्शनेबल इंसाइट आपको मिल जाएंगी सैप से। तो ये भी कोई एक जैसे, ये सैप भी और ये ओरेकल जो है ना, HCM ना, ओरेकल HCM cloud is a comprehensive HR system delivered via the cloud, providing an integrated solution for core HR, talent management, payroll, and more with advanced analytics and AI capabilities। तो ये भी आपकी नीड को फुलफिल करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सैप है या ओरेकल है। ये भी ओरेकल का ही सिस्टम है जिसको कहते हैं पीपल्स ऑफ HCM। ठीक है जी। इसमें भी ये सारे बेनिफिट इसमें लिखे गए हैं कि जो जो चीजें वो कंट्रोल करता है, पेरोल कंट्रोल करता है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, उनकी ट्रैकिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और टैलेंट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। आप सक्सेशन प्लानिंग को मैनेज कर सकते हैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, राइट। दिस इज इजी। ये एक वैसे ही ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा ना जब, तो उसके बाद आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, तो आपने दोनों के ऊपर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है कि ओरेकल पीपलसॉफ्ट या वर्सेस सैप सक्सेस फैक्टर, कौन सा ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की के लिए बेनिफिशियल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा जो ERP है वो फुलफिल कर रहा है, राइट। तो ये जरूर देखिएगा, जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ये एक और है वर्क कार्ड है, जो बेसिकली एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी है, और ERP ये भी है। ये भी उन सारी चीज़ों को, फाइनेंस को, ह्यूमन रिसोर्स को, जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर कर रहा होता है। ये आप यूज़ करते हैं जब आप अप्लाई करते हैं कभी। अक्सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सनोफी एवेंटिस है, या रोश है, या और भी ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, GSK की बात कर रहा हूँ, ये जो टॉप की ग्लोबली लीडिंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाला ही नजर आएगा, ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो उन लोगों ने वो इसको लेकर रखा हुआ है और इम्प्लीमेंट किया हुआ है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक भी है। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट के सूट के साथ पूरा आता है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको भी यूज करती हैं। इसमें भी बड़े टूल्स हैं जो यूज होते हैं। सेल्फ सर्विस, यानी आप खुद भी यूज कर सकते हैं, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आपकी सारी बेनिफिट्स, सारे जो चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं अपने टास्क से रेलेवेंट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसकी पोर्टल पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। बहुत सारे प्लान्स हैं, वो ये उसको देख रहा होता है। अ, जैसे हेल्थ प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, वो सारा का सारा ये मैनेज कर रहा होता है। डिडक्शन को मैनेज कर रहा होता है, यानी कि पेरोल के अंदर से, और बोनसेस, और भी जो फंड्स हैं सबको मैनेज कर रहा था ये सारा का सारा। लीव मैनेजमेंट सिस्टम इसमें बड़ा अच्छा है कि जी, और एज पर द जो अप्रूव पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से आप उनकी लीव को मैनेज, लीव के कैलेंडर को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ से भी एक्शनेबल इंसाइट मिलती है आपको, डाटा मिलता है जिसको आप यूज करके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं और अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि ये भी बड़ी तेजी से यूज हो रहा है। ठीक है जी। और इसमें भी सारे के सारे वही फंक्शन हैं जो कि पहले हम सैप में देख चुके हैं, या उसमें देख चुके हैं, ओरेकल के पीपलसॉफ्ट में। ठीक है, ये सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, राइट। तो लोग इसको यूज कर, ये भी कुछ जगह पे यूज होता है जी, अल्टीमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये भी सारे वही टैलेंट मैनेजमेंट है, HR है, पेरोल है। कुछ लोग जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो फिर वो लो प्राइस देती हैं प्रोडक्ट को, कुछ थोड़े से मॉड्यूल के साथ। जो अफोर्ड कर सकती है वो फिर फुल फ्लैज जो कंप्लीट लाइसेंस है उसके साथ देती है, सारे मॉड्यूल के साथ में। तो ये बेसिकली सारा है
क्रोनोस है, ये भी एक है कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल यूज करते हैं। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग मोबाइल ऐप के जरिए भी यूज हो सकता है, एक्शनेबल इंसाइट देती है, डैशबोर्ड आपके सामने नजर आता है, राइट। और इसके ऊपर बहुत से लोग मिलके काम कर सकते हैं, यानी कि आप एक दूसरे के साथ ऑन साइट और रिमोट वर्किंग में भी बड़ा इजीली आपको सपोर्ट कर सकता है, राइट। तो ये भी सारा कुछ है कि जो कुछ भी किसी ईआरपी सिस्टम से लोग तवक्को रखते हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकता है ना, जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। कॉर्नर स्टोन भी एक बड़ा है ईआरपी सिस्टम है। ये सारे वो सिस्टम है जो कि ग्लोबली चल रहे हैं ना, एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेड है ग्लोबली। तो कॉर्नर स्टोन भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और ये भी टैलेंट मैनेजमेंट, ये कोर फंक्शन जो एचआर के हैं उनको डील कर रहा होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिक्रूटिंग और सक्सेशन प्लानिंग है। ये इसका एक ओवरव्यू दिया गया कि ऑनबोर्डिंग करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, सक्सेशन प्लानिंग बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे ना कॉर्नर स्टोन के अंदर, राइट। ये भी एक ईआरपी सिस्टम है, राइट। ये बम्बू बेम्बू एचआर है, ये भी एक ईआरपी यूजर फ्रेंडली एचआर सिस्टम है। इसका ट्रायल भी आपको मिल सकता है, अगर आपको कभी इसके बारे में कोई मसला हो तो आप इसका खुद से ट्रायल यूज कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, राइट। इसके अंदर भी सारा कुछ वही सारे के काम है जो आपने किसी और भी ईआरपी सिस्टम पे करते हैं, लेकिन ये स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये बेनिफिशियल है, वो यूज करती हैं कि इसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है। सैप और ओरेकल जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देती है जो कॉस्ट को अफोर्ड कर सकती हैं। जो इन कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर दूसरे ईआरपी सिस्टम की तरफ आती हैं, जस्ट लाइक बेम्बो एचआर, ठीक है। ये एक और जोहो ईआरपी सिस्टम है, ये भी सेल्फ सर्विस है, अटेंडेंस है, लीव मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। उसको देखते हैं कि ये सारे के सारे सिस्टम जो है ना तकरीबन एक जैसे ही मौजूद, एक जैसे ही हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेड है, कुछ अभी इवॉल्व हो रहे हैं, और अपने जो उसके अंदर लूप होल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, ये उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि बेनिफिट क्या चीज़ है, क्या ये एक और भी है जो ये यूज़ हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा लिमिटेड जगहों पे यूज़ हो रहा है, सेरेडियन डे फोर्स ना, ये भी यूज हो रहा है। ये भी सारे के सारे वही काम करता है, रियल टाइम साइड भी देता है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, मोबाइल से भी एक्सेस हो जाती है, और कॉन्फ़िगरेबल वर्कफ्लो है, ये हायरार्की आप चेंज कर सकते हैं स्टाफिंग के हिसाब से, कुछ भी ना। ये भी एक बेसिकली है, तो मैंने बहुत सारे आपको दिखाए हैं आज इसमें कि आप यूज कर सकते हैं। बिल्ड फॉर टीम, ये भी सारा लीव मैनेजमेंट का दिखता है, और बाकी सारे वो फंक्शन कर रहा होता है। कुछ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लीव मैनेजमेंट के लिए भी अलग से उन्होंने सॉफ्टवेयर रखे होते हैं जो लीव्स को हैंडल करते हैं, और वो फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और फिर वो इंटीग्रेट करते हैं ना बाकी सिस्टम के साथ, ठीक है जी, ताकि आपको पता लगे कि लीव कितनी है, कितनी रह गई हैं, कितना बैलेंस है सारा। वर्क ब्राइट जो है ऑफर, ये भी वो फुली रिमोट ऑनबोर्डिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन मैनेज न्यू हायर, पेपर वर्क एंड एम्प्लॉय फाइल from anywhere and send automatic reminders throughout the onboarding process once an employee has accepted your offer, ठीक है। ये ऑनबोर्डिंग में आपको हेल्प करता है, और थ्रू आउट आपको रिमाइंडर भी देता रहता है ना। ये सिस्टम की बड़ी खूबसूरती है कि ये आपको रिमाइंड कराते हैं कि इतना टाइम हो चुका है और अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दिस इज अनदर सिस्टम कि वर्क फोर्स मैनेजमेंट के हवाले से ये आप स्टडी कीजिएगा, पढ़ेगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो सब वेब एचआर है, ये भी एक सिस्टम है, द ब्रिज बिटवीन एचआर एंड आईटी। फीचर्स इंक्लूड ई ट्रैक, शिफ्ट शेड्यूल, expense claim, and discussion. It also helps organization to organize recruitment, attendance, leave, and holidays, and come with a mobile app and support. तो अभी हम देखते हैं जी, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए, अब अंडरस्टैंड कर लिए। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं जी, कि टू समराइज, इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी सिस्टम कैन डिजिटली ट्रांसफॉर्म एचआर प्रोसेस थ्रू इंक्रीज्ड ऑटोमेशन, डाटा इनसाइट, ये की चीजें हैं जो हमने ले रहे हैं अपने, एंड streamline and workflows. This transformation enables HR to better support business objective, to get started, evaluate ERP options, and begin implementation planning, right? तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, ई रिक्रूटमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, पे रोल है, रिपोर्टिंग है, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स जो है ना, ये जितने भी हैं इनको आपके ईआरपी सिस्टम सपोर्ट करता है, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों से बेनिफिशियल हो सकती हैं, फ़ायदा उठा सकती हैं। और फिर सॉरी, स्क्रीन एकदम से चली गई।
और उसके फायदा उठाते हुए जो अपने प्रोसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हम आपस में थोड़ा सा डिस्कस करें कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ईआरपी सिस्टम हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं, और आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म कर रही है जो हमने डिस्कस किए हैं ईआरपी सिस्टम, उन सिस्टम की तरफ, तो लोग किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। और आपको चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं इन ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए, यूज करते हुए, और लोगों की तरफ से, राइट। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, एहतशाम आप फाइनेंस से हैं, कि आप बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है हाई नोन में, जहाँ पे आपने एक्टिव फार्मास्यूटिक जो है इंग्रेडिएंट है, एपीआई वगैरह भी डील करने होते हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंट है जैसे सप्लाई चेन है या अकाउंट फाइनेंस है, पे रोल भी है, और फील्ड फोर्स भी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, और कौन कौन से सिस्टम आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड है? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे पास सबसे पहले जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो एसीएम था, सादात हैदर वालों का। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की थी डेसिबल HRSG, आपने नाम सुना हो। जी बिल्कुल सुना हुआ है, HRSG। डेसिबल HRSG के हम लोगों ने तमाम मॉड्यूल्स दिए थे। टाइम ऑफ डिजिटलाइज किया था, लीव्स, अटेंडेंस वगैरह, पेरोल्स वगैरह, मेडिकल्स के, मेडिकल ट्रैवलिंग, और उसके अलावा फील्ड फोर्स के लिए भी मतलब था। और उसमें ये था कि ऑनलाइन आप अपने लीव वगैरह और अटेंडेंस वगैरह के मोबाइल पे और मशीन्स पे दोनों जगह पे मतलब फैसिलिटीज़ थी। उसमें सर्टन लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने लगाई हुई थी। उसके बाद SAP लॉन्च हुआ है, अभी इन प्रोसेस ही है, S/4HANA। तो यस। लेकिन SAP में सर ये था कि जो S/4HANA, या तो सक्सेस फैक्टर की तरफ हम लोग गए नहीं अभी। S/4HANA उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि जो डिजिटलाइज थी, सही लाइक जैसे मेडिकल्स वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह, सही सही। और OPD वगैरह। ये जो चीज़ें थी ना, ये पेपरलेस हम लोगों ने किया था, डिजिटलाइज किया था 100%। तो इसमें जो S/4HANA में उसमें मैनुअल है, तो ये उसका था। उसके बाद हम लोगों ने डेसिबल वालों से बात की थी टीम के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आपको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो उसमें परफॉर्मेंस का भी मॉड्यूल थे, ट्रेनिंग के भी थे, KPIs वगैरह, और मतलब ये सारी फैसिलिटीज थी, और 100% ऑनलाइन था। और फील्ड फोर्स के लिए इन हाउस फील्ड फोर्स ट्रैकिंग सिस्टम, उसमें वो अपनी मतलब अटेंडेंस वगैरह, जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चैम्बर्स, टैब्स उनको दिए हुए हैं, उसमें वो डॉक्टर का जो चैम्बर है उसमें एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, लाइक 100 मीटर की के या 50 मीटर आपने इस रेडियस के अंदर रहते हुए अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी है और अपनी कॉल भी मार्क करनी है जो आपने डॉक्टर के साथ कॉल अटेंड की है। तो फील्ड फोर्स के साथ इस तरह से था। फील्ड फोर्स का एक ट्रैकिंग सिस्टम था एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें वो ऑनलाइन था सर। तो उसमें ऑनलाइन ही किलोमीटर्स वगैरह मैयर हो रहे होते थे कि लाइक इस बंदे ने विद इन द सिटी आज वर्क किया है या आउट स्टेशन पे काम किया है। तो इस तरह से उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ हो रही होती। ये फील्ड फोर्स के लिए था, और बाकी हेड ऑफिस प्लांट और उन लोगों के लिए हमारे पास जो मैं पहले शेयर किया वो था। सही, बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, आप अभी सैप पे आ रहे हैं, अभी थैंक यू सैप सर, थैंक सैप सक्सेस फैक्टर पे अभी आने यू। आपने ना? मुझे सैप पे सर हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन सक्सेस फैक्टर की अभी बातचीत कर रही, क्योंकि इसमें S/4HANA में यूजर्स लिमिटेड है, पावर यूजर्स और फंक्शनल यूजर्स। तो उस वजह से मतलब थोड़ा है डिफिकल्टीज। डेसिबल में ऐसा नहीं था, उसमें सही एट अ टाइम आप इतने मर्जी नंबर ऑफ यूजर्स वगैरह। तो इसमें यूजर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास, पावर यूजर्स और फंक्शनल यूजर्स के। सक्सेस फैक्टर में ये चीज़ नहीं है, उसमें आपके पास फ्रीडम है। बिल्कुल सही है। ठीक है सर।
थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ वो है एनटीडीसी से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, अली हसन साहब है। मैं चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सके हमारे साथ, कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऑटोमेशन के हवाले से कौन सा सिस्टम यूज किया जा रहा है। अगर वो सुन रहे हो या फिर कोई और साहब एनटीडीसी से अगर हो तो वो हमें बता दें कि वहाँ पे कौन सी सिस्टम यूज किया जा रहा है जिसको वो लेके चल रहे हैं। मुझे अली हसन साहब का जो माइक है वो मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे, बता दो सिर्फ कैमरा ही है, या वो सिर्फ सुन रहे हैं, उन्होंने अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं की ना इसके साथ, सिस्टम के साथ। राइट जी। सही। अच्छा, अहमद साहब हमारे साथ हैं उससे सुपीरियर्स और न्यो टीवी से। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपके यहाँ जो ईआरपी सिस्टम है वो कौन सा वाला लगा हुआ है, कौन सा वाला इम्प्लीमेंटेड है इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं, या अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। सही। मैंने एक सिस्टम यूज किया था जो मैंने सैप तो यूज किया हुआ है। सैप को हमने रोल आउट भी किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में ना। सैप से पहले हमारा अपना एक शेयर पॉइंट के ऊपर एक सिस्टम होता था, वो हम यूज करते थे। उससे पहले एक और सिस्टम था जिसका नाम था, यानी कि हमारी आईटी टीम ने डेवलप किया था, जिसका नाम इवोलेट था, यानी इवोलेट। उसके अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमने यूज किए और पूरी तरह से इसको तकरीबन सैप के बराबर ही डेवलप कर लिया है। लेकिन बहरहाल सैप एक बड़ा नाम है, वो ब्रांड बड़ा ब्रांड है, दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, उसके ऊपर लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस वजह से वो फिर यूज भी ज़्यादा होता है। राइट जी जी। अच्छा, मेरे साथ एक कोलीग थी, शादियाँ आज अभी चली गई हैं, खासे अभी थोड़ी सी पड़ी थी, तो उनकी कुछ क्यूरीज थी ईआरपी सिस्टम के हवाले से और एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के हवाले से। तो खैर वो दोबारा सेशन को सुनेंगी, इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो उन तक वो उनकी क्यूरीज भी रिजॉल्व हो जाएंगी। और जब मैं आपके साथ ये मटेरियल शेयर करूंगा तो उसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। राइट। हेलो। जी जी। जी सर। सर, एटीएस का कोई डेमो हो सकता है सर, या कोई लिंक वगैरह ऐसा मिल जाए जिसको हम देख लें या कुछ थोड़ा जी ओवरव्यू जी। कर लें जिससे हमें। हाँ, एटीएस देखिए, ये अगर आप जब सैप सक्सेस फैक्टर आप लेंगे ना, ठीक है, जी जी। तो वही आप जब इम्प्लीमेंट कर देंगे ना, तो जो भी अप्लाई करेगा ना थ्रू, आप पोस्टिंग भी उसके जरिए करेंगे, जॉब पोस्टिंग भी उसी के जरिए करेंगे, और जो अप्लाई करेंगे तो उनके सामने भी सक्सेस फैक्टर ही खुल के आएगा ना। ठीक है, वो सक्सेस फैक्टर के अंदर ही, यानी सैप एसएफ के अंदर अपना डाटा डालेगा। उसके अलावा वर्क का डे जो मैंने डाला है ना यहाँ पे, वर्क का डे, ठीक है, तो ये भी आम मिल जाते हैं। आपके साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे गलेक्सो स्मिथ क्लाइन है ना, जीएसके, उसका नया नाम मुझे, जी सर। हाँ उसमें वो है, अगर आप वहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करेंगे ना, तो वो आपके सामने वर्क का डे खुल जाएगा ना, वर्क डे खुल जाएगा। ठीक है, तो ओके। वो फिर उसके अंदर जो की वर्ड्स है ना, वो उनको मैच करना होता है, जो भी पोजीशन के ऊपर जो जॉब एडवर्टाइजमेंट में आया हो ना। ठीक। और इसके अलावा भी कुछ एटीएस सिस्टम मौजूद है। तो आप लोग सीवी की जो स्क्रूटनी है वो किस तरह करते हैं, उससे करते हैं, मैनुअली करते हैं? सर अभी तो मैनुअली है। मैनुअली जब आप कर लोगे ना, ये सक्सेस फैक्टर की तरफ चले जाएंगे आप ना, तो फिर वो सक्सेस फैक्टर करके देगा आपको ना, सीवी की स्क्रूटनी ना। ओके। क्योंकि और अभी सर तक एक हम, और क्वेश्चन था, जी जी जो हम लोग जो लाइक एसएपी की बात करते हैं, उसमें जो हम लोग बिजनेस मॉडल और जिस जिस बेस पे सिस्टम्स को हम बिल्ड करने जा रहे हैं, तो हम्म, उसमें कितने लेवल्स आप समझते हैं, लाइक लेवल, डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, ये सब सेक्शन, और उसके बाद जो मशीन का जो सेक्शन होता है, उसमें लेवल 3 और लेवल 5 पे काफ़ी हमारे मतलब ना इस चीज़ पे डिस्कशंस हुई थी। जी तो जी। हम लोग लेवल 3 तक कर पाए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि लेवल 5 फाइनेंस वाले जो कह रहे थे ना, वो अपनी ईज के लिए कि उसमें उनकी कॉस्टिंग और बजटिंग वगैरह वो इजीली मैनेज हो जाती है, वो फोर्स कर रहे थे कि आप इसको लेवल 5 तक लेके जाएं। सही है।
इसमें आपकी क्या इनपुट है सर? उसमें लाइसेंसिंग होती है ना उसकी, जो जितने ज्यादा लेवल आप लेंगे, जितने ज्यादा मॉड्यूल लेंगे ना, उतना ही फिर आपको लाइसेंस लेने पड़ेगा ना हर इंडिविजुअल के लिए ना। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो देखती है कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में, तो वो परचेज नहीं करती ना। ठीक है, तो सिर्फ ये है कि आपकी जो फाइनेंस है उसकी नीड को तो पूरा कर रहा हो सकता है कि वहाँ पे उसका यूज भी ज्यादा हो ना फाइनेंस के अंदर। ठीक है कि वो, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उसका इतना यूज ना हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बताना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ सैप सक्सेस फैक्टर ही लिया था, या एक मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, एक मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मॉड्यूल भी परचेज करना शुरू कर देते हैं ना ओवरऑल, यानी कि हर उसके लिए हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करती है अपना बिजनेस, और जैसे जैसे उसको एक्सप्लोर करती चली जाती है, और अपने जो डाटा इंटीग्रेट करती है, डाटा माइग्रेट करती चली जाती है, वैसे वैसे उसके फिर वो सारे मॉड्यूल्स परचेज करना शुरू कर देते हैं ना सैप के हवाले से। तो अभी आप लेंगे तो शायद आपको उसका और आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे कैसे पे काम करना है ना सैप के बारे में। और सर जो पैरेलल टेस्टिंग होती है उसमें आपने जो बताया कि आपके पास पहले हम हमारी डिस्कशन हो रही थी डाटा इंटीग्रेशन के हवाले से, जी जो आपका करंट सिस्टम है और आपको जो फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, जी जी। तो इसमें पैरेलल टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना सर आपको? नहीं वो तो तो करनी पड़ेगी। उसके आप क्या उसके आप कितना टर्नओवर रिकमेंड करते हैं, 3 मंथ डिपेंड, है या 6 मंथ? नहीं वो तो वो आप जब ना रोल आउट करेंगे अपने सैप को ना, उसमें जो आपकी आईटी की टीम है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आईटी की टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, डाटा माइग्रेट कर रहे हैं ना, उसमें उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। और सर वो कर ही नहीं ना पाए, 1.5 साल हो गया है ये इस चीज़ की बहस में। दो ये से तीन दफा कोशिश की है पेरोल चलाने की, पेरोल नहीं चला पा रहे। ये पहले कह रहे थे पेरोल एचआर में ले लें, अब फिर फाइनेंस में, अब फाइनेंस में पेरोल है, फाइनेंस वाले सपोर्ट नहीं करते एचआर को। ये बड़ा ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मसला चलता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना। फाइनेंस वाले कहते हैं कि जब आप लोगों ने पहले बाकी मॉड्यूल जो परचेज किए थे, हम्म, प्रोडक्शन का क्वालिटी क्यूसी वगैरह और जो अदर डिपार्टमेंट्स वगैरह, तो जी जी एचआर का जो मॉड्यूल था S4 वो हमारे पास सिस्टम्स कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही थी ना सर। जी जी बिल्कुल सही है। तो अच्छा उन्होंने कब ये से फ्री देगा? दिया था एचआर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, S4 हाना फ्री दे दिया था। अच्छा फ्री दे दिया, सही है। आपने ले लिया होगा फ्री ना। वो उन्होंने फ्री दिया था। हाँ। नहीं, हमें तो पता भी नहीं था, हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था। ये जो हमारे सीईओ थे वो हम्म, गए थे परचेज करने, वो उन्होंने आगा जी लो जी मैंने एचआर का भी फ्री ले दिया है। जब अच्छा अच्छा। एचआर को ऑन बोर्ड किया और एचआर ने उस पे अपनी डिग आउट करने की कोशिश की चीजें वगैरह ये वो तो आप दोबारा से, मतलब जो एचआर ने इतनी एफर्ट की 3 से 4 साल में और हर चीज डिजिटलाइज की थी, हम्म, 100% आप पेपरलेस पे चले गए थे। और आपने कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी एचआर डिजिटलाइजेशन का एक स्लोगन जो हाईलाइट किया था, और आप दोबारा से S4 हाना हम्म, जिसमें मैनुअल हर चीज है, तो वो तो आप अपने उस मेन थीम से ही हट गए ना सर। सही है तो सही। उसमें फिर वो फाइनेंस के साथ भी यही था, फाइनेंस वाले भी बड़े हम्म, डेसिबल के साथ यूज टू थे, और पिछले 3-4 साल से चल रहा था और हर चीज स्ट्रीमलाइन थी। अब सही। वो एक चीज गले में डल गई। आपको पता है जो गले में ढोल डलता है उसको बजाना पड़ता हाँ वो तो है। अभी देखिए ना तो ये ये जो बात हमने की थी ना चेंज, ये जो इसके चैलेंजेस है ना, अडॉप्शन के चैलेंजेस हैं, उनमें चैलेंज ये भी है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को ना। जी। अच्छा, लोग एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, रेजिस्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस ही है ना जो 1.5 साल से इस तरफ नहीं आए ना लोग, तो ये लोगों ने रेजिस्ट किया है एक तरह से ना। तो ये बड़े चैलेंजेस आते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया प्रोग्राम, हमारे सामने भी बड़े चैलेंजेस आए और बड़े हर्डल आए, लोगों को लेके आना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को बताना कि ये आसान है। मैंने सैप लॉन्च किया था, तो पूरे पाकिस्तान में 7 सेंटर्स बनाए थे डिफरेंट सिटीज में, वहां जाके हमने लॉन्च किया था, और हर एक बंदे को जाके उसको ट्रेन किया, समझाया, यानी कि एक एक बंदे को जो कि सैप के साथ अटैच था। इवन जो ऑर्गेनाइजेशन के डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर से उनको भी समझाने की कोशिश की, उनको ट्रेन किया ना।
तो ये कोई आसान काम नहीं है, इजी नहीं है। लोग चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते, लोग चेंज को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। और वो उसके लिए फिर जरूरी है कि जो बात की सी सूट लीडरशिप है वो इसको एक्सेप्ट करे, वो इस आइडिया को बाय इन करे, और उसके बाद फिर बाकी लोग भी उसके ऊपर आए। जी। अच्छा शैला, आप इधर मौजूद हैं? शैला फरीद। यस। चले सही। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एचआर जब बात करेंगे हम डिजिटलाइजेशन की और ऑटोमेशन की। जी सर। जी शैला, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है ईआरपी और ऑटोमेशन के हवाले से, आप क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ? जी सर। सर हमारा अभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं है, ईआरपी अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है। सैप के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है एनटीडीसी का, तो ठीक। अभी डाटा। अच्छा, आपकी वॉइस में डिस्ट्रक्शन आ गई खत्म होगी। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को जब भी हमने देखा ना, तो वहाँ पे बड़ा चैलेंज आता है इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। और इवन पब्लिक सेक्टर तो छोड़ दें, जब कोई सिस्टम चेंज होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर की भी हैं, वहाँ पे भी बड़े चैलेंज आते हैं। वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फाइनेंस है या और सेक्टर्स है ना, वो यानी डिपार्टमेंट है, वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंग लड़ा देते हैं कि जी ये नहीं हो सकता, इससे ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे अभी हमारे कुली पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 साल हो गया, ये नहीं हुआ। ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लॉन्च किया था, तब पूरे 2 साल लग गए थे कन्विंस करते हुए, लोगों को कहते हुए कि जी इसको लें, इसको लें, इसको अडॉप्ट करें, ये इजी है, ये इससे प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर जाएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी लोगों को सीखने के लिए। और 2 साल तक कई लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन भी रहे। ठीक है जी। एक दो लोग थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन से स्विच कर रहे थे ना, स्विच करके जा रहे थे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनको जब पता लगा कि जी सैप आ रहा है, सैप आ रहा है, सैप को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इस चक्कर में रुक गए कि वो यहाँ रुकेंगे, स्टे करेंगे तो उनको सैप सीखने का मौका मिलेगा, यानी सैप को यूज करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से उनके क्रेडेंशियल जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, इम्प्रूव कर जाएंगे ना। तो उस चक्कर में उन्होंने 2 साल तकरीबन, 2 साल तक उन्होंने वेट किया और इंतजार किया, और अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से जल्द जाना, तो वो निकल के चली गई। फिर उनको यहीं पे स्टे करना पड़ा ना। 2 साल हमारे लग गए सैप को लेके आने में, इम्प्लीमेंट करने में, ऑर्गेनाइजेशन में रखने में। ठीक है जी। तो ये भी एक था, तो ये टूल हमें लगा कि ये टूल भी है कि जिसकी वजह से हमने कुछ लोगों को रिटेन कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोग शामिल हुए आज के सेशन में। तो मैं आपके साथ अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, इसका लर्निंग मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देखिएगा। और फिर दोबारा मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह कल। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप ग्रुप में कर सकते हैं बात, अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच।